तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज का हमारा लेक्चर है थर्मल इंजरीज। और इस टॉपिक के अंदर कॉम्पिटेंसी नंबर है आपकी 2.24 एंड 2.25। इसमें आपको याद रखना है कि चीज़ें क्या हैं और कैसे हैं। नोस एंड नोस हाउ। एनएमसी के हिसाब से हमको इसमें दिए गए हैं 2 घंटे के लेक्चर्स। विल ट्राई टू कवर इट अप इन 2 आवर्स। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, ये टॉपिक कैसे क्लासिफाइड है। देखो, थर्मल इंजरी का मतलब सर्दी या गर्मी, हॉटनेस या कोल्डनेस से होने वाली इंजरीज, बॉडी के अंदर जो इंजरीज होती है और उनके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे आती है इंजरीज ड्यू टू कोल्ड और ड्यू टू हीट। सबसे पहले हम चलेंगे इंजरीज ड्यू टू कोल्ड। इसको डिवाइड किया गया है जनरल इफेक्ट्स और लोकल इफेक्ट्स में। ड्यू टू हीट जो इंजरीज होने वाली है उनको डिवाइड किया गया है जनरल इफेक्ट्स और लोकल इफेक्ट्स में। ड्यू टू कोल्ड जनरल इफेक्ट्स की वजह से, मतलब कि एनवायरमेंट की वजह से होने वाली इंजरीज को क्लासिफाई किया गया है एज हाइपोथर्मिया, मतलब कि बॉडी का कोर टेम्परेचर कम हो जाना। एंड देन देर आर चिलब्लेन, ट्रेंच फुट एंड फ्रॉस्टबाइट। दीज आर द लोकल इफेक्ट जो कि पेरिफेरी में या फिर आपके स्पेसिफिक ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। इसी तरीके से हीट से होने वाले हीट इडीमा, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन और हीट हाइपरपायरेक्सिया। हीट हाइपरपायरेक्सिया को हम क्या बोलते हैं, हीट स्ट्रोक, यानी कि लू लगना। इसके बाद आता है हीट प्रोस्ट्रेशन, इट इज ऑल्सो जनरल इफेक्ट ऑफ हीट। इसके बाद लोकल इफेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। बर्न्स, स्कैल्ड्स, केमिकल बर्न्स एंड अदर रेडिएशन इंजरीज, एक्सरे इंजरीज वगैरह वगैरह। बर्न्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रिक बर्न्स, बर्न्स ड्यू टू लाइटनिंग में। इलेक्ट्रिक बर्न्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट्स एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट्स में। तो ये आपकी चैप्टर की आउटलाइन है। अब इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको करना क्या है, देखो मैं आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताता हूं। इसके अंदर हाइपोथर्मिया है। इसके अंदर आपको ये समझना है कि बॉडी टेम्परेचर कितने से नीचे होगा तब क्या क्या चेंजेस आएंगे और इसकी पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या क्या है। इनके बीच में आपको सिर्फ कंपैरिजन याद रखना है कि होता कब है और होता क्या है। इंजरीज ड्यू टू हीट के अंदर भी सेम है जो जनरल इफेक्ट्स है। आपको इनके बीच में डिफरेंसेस याद रखना है क्योंकि नाम लगभग सेम सेम है, तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इनके फीचर्स क्या क्या है, इनकी पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स नॉन स्पेसिफिक होती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है आपके बर्न्स, स्कैल्ड्स, केमिकल बर्न्स और ये। एक तो इन तीनों के बीच में हमें डिफरेंस याद रखना है। दूसरा, इनके इंडिविजुअल फीचर्स भी याद रखने हैं। नेम्ड फीचर्स होते हैं, जैसे बर्न्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्रोकोडाइल बर्न्स। तो ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, कौन सी इंजरी कैसी दिखती है, आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट पीजी में पूछे जाने वाले हैं, उनके हिसाब से आपको इस चैप्टर को याद रखना है। क्वेश्चन का हम सम अप करें तो ऑन एन एवरेज हर अल्टरनेट ईयर में 1 से 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और उसको हम किस तरीके से करेंगे, हम उस पर ग्रीन कलर से क्यों मार्क कर देंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला टॉपिक यहाँ से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी पूरी स्लाइड की आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है और ये जो पार्ट मैंने क्यों मार्क कर रखे हैं ये तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद रखने हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं इंजरीज ड्यू टू कोल्ड। हमने पढ़ा था कोल्ड, हॉट। कोल्ड में जनरल इफेक्ट और लोकल इफेक्ट, तो हम सबसे पहले कोल्ड के जनरल इफेक्ट पढ़ेंगे, पूरी बॉडी के ऊपर होने वाला इफेक्ट। हाइपोथर्मिया, इसका मतलब है मान लो एनवायरमेंट में बहुत सारी कोल्डनेस है। कोल्डनेस मतलब ठंड है, और उसके बाद में कोर टेम्परेचर जो है अगर आपका इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और हाइपरथर्मिया के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हाइपरथर्मिया, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे हाइपोथर्मिया। इसको मेजर कैसे करते हैं, आइडियल इट इज रेक्टल प्रोब या ईसोफेजियल प्रोब। इसके बाद आपके आती है ग्रेडिंग, माइल्ड हाइपोथर्मिया 35 से 32, मॉडरेट हाइपोथर्मिया 32 से 30, एंड देन बिलो 30 दैट इज सीवियर हाइपोथर्मिया। याद आपको क्या रखना है, ये वाटरशेड लाइन 32 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, जिसके नीचे आपका हो जाएगा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और
लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ रेस्पिरेटरी रेट, मतलब डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट। कॉज ऑफ डेथ आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, रीजन बीइंग इसके अंदर होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसकी वजह से हो जाता है कार्डियक अरेस्ट। सेम फीचर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक बर्न के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजरी के अंदर, इलेक्ट्रोक्यूशन के अंदर, जिसके अंदर भी डेथ इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद आता है हाइपोथर्मिया के इफेक्ट्स। हाइपोथर्मिया के जो होते हैं दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट और एक इनडायरेक्ट इफेक्ट। फैट्स और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पे कोल्डनेस की वजह से सॉलिडिफिकेशन और लॉस ऑफ न्यूरल ट्रांसमिशन, उसकी वजह से चेंजेस होते हैं। और इनडायरेक्ट इफेक्ट कोल्ड के किसकी वजह से होते हैं पूरी बॉडी पे, थ्रू इस्चीमिया, मतलब क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ब्लड वेसल्स का, इसकी वजह से हो जाएगा इस्चीमिया, लैक ऑफ ब्लड फ्लो। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं होती, जैसे हम बोलते हैं सूट पार्टिकल्स इन ट्रेकिया एंटीमार्टम, बर्न्स की फाइंडिंग होती है। इसके बाद हम बोलते हैं जैसे फाइन कॉपियस लेदरी फ्रोथ, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ड्राउनिंग के अंदर होती है। इस तरीके से इसकी कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग्स नहीं होती हाइपोथर्मिया के अंदर, पर कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कभी कभी मिल जाते हैं, जैसे कुछ जैसे हम बोलेंगे वाइट डेथ्स, एक्सट्रीमिटीज का यानी टिप ऑफ फिंगर्स का या फिर फुट का वाइट हो जाना या साइनोस्ड हो जाना, ये मिलता है अराउंड 15 से 30% केसेस में, जो कि अलग अलग फीचर्स के लिए वेरिएबल है, सारी डेथ्स में नहीं मिलते हैं। कुछ कुछ डेथ्स के अंदर, कुछ कुछ केसेस के अंदर ये फीचर्स मिलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। इसके अंदर ये डायग्नोसिस एक्सक्लूजन है, इसमें पॉइजनिंग को हमको हमेशा रूल आउट करना पड़ेगा, इसलिए हमें इसमें विसरा भेजने पड़ते हैं। शक कैसे होता है हाइपोथर्मिक डेथ का, जैसे पॉइजनिंग के अंदर हमें साइनोस लिप्स मिल जाएंगे, म्यूकोसा कंजेस्टेड मिल जाएगी, इसके अंदर ऐसे कोई फीचर हमें स्पेसिफिकली हर केस के अंदर नहीं मिलते हैं। इसके अंदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे, मतलब कि बॉडी कहाँ से रिकवर की गई, कोल्ड एनवायरनमेंट से, किस कंडीशन में रिकवर की गई, बर्फ में पड़ी हुई थी या बर्फ में दबी हुई थी, या फिर जंगल में बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट में हमें मिली है, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे हमें शक होता है कि हाइपोथर्मिक डेथ हो सकती है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग इसके अंदर क्यों होती है, किस कलर की होती है, दैट इज पिंक। इसके अलावा आपके जैसे लार्ज जो जॉइंट्स होते हैं, उन नी हो गया, आपका हिप जॉइंट हो गया, इनके एक्सटेंसर सरफेस पे लार्ज ब्राउनिश पैच, पिंकिश ब्राउनिंग पैच मिलते हैं, जो कि आपकी हाइपोथर्मिक डेथ को बताते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीमिटीज आपकी जो होती है उस पर या तो स्वेलिंग मिलेगी आपको, एडिमा मिलेगा, या फिर ब्लिस्टर्स मिलेंगे। कलर कैसा होगा, या तो साइनोज होगा या वाइट होगा, इसीलिए इनको बोलते हैं वाइट डेथ। तो आपके क्वेश्चन यहां से, एक तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग स्पिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रेयरली कभी पूछा गया वाइट डेथ के बारे में, दैट इज इन एक्सट्रीमिटीज हाइपोथर्मिक डेथ के केस में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद विसरास कैसे होंगे, कंजेस्टेड होंगे, इडिमेटस होंगे। कंजेस्टेड क्यों होंगे, क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है उनकी पूलिंग हो जाएगी पेरिफेरल ब्लड स्टेसिस की वजह से, कोल्ड की वजह से सारे जो वाइटल फंक्शंस हैं वो लोअर हो जाएंगे, और उसकी वजह से पेरिफेरल पूलिंग हो जाएगी ब्लड की ऑर्गन्स के अंदर, इसकी वजह से ऑर्गन्स हो जाएंगे कंजेस्टेड। इसके अलावा एक स्पेशल फीचर, स्पेसिफिक फीचर नहीं बोल रहा हूं मैं, स्पेशल फीचर है डायलिटेशन ऑफ राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये हाइपोथर्मिक डेथ में देखा जाता है। इसके अलावा होते हैं आपके ब्राउनिश अल्सरेशन होते हैं स्टोमक म्यूकोजा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं विश न्यूज की स्पॉट्स। मसल्स जो होती हैं आपकी कोर मसल्स, जैसे कि इलियोसोस हो गई, आपकी ट्रंक मसल्स हो गई, इनके अंदर बड़ी मसल्स के अंदर आपको मिलेंगे हेमरेजेस। इसके अलावा दो बहुत स्पेसिफिक फीचर्स हैं, पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग एंड हाइड एंड डाई सिंड्रोम। इसको मैं अगली स्लाइड में आपको विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं आपकी पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग को। आप ये फिगर देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है, जब ये बॉडी रिकवर की गई है हाइपोथर्मिक डेथ के केस में, कंफर्म्ड है हाइपोथर्मिक डेथ है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इसकी बॉडी पे
कपड़े नहीं हैं, इसके पास में बैग है, उसके अंदर कपड़े थे, ये चाहता तो उनको पहन सकता था। बट इन दैट केस क्या हुआ, एक्सट्रीम हाइपोथर्मिया के अंदर जब बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड इतना लो चला जाता है, तो उसके अंदर इंसान कंफ्यूजन में चला जाता है। इतना कोर बॉडी टेम्परेचर लोअर लेवल पे चला जाता है कि इंसान कंफ्यूजन में चला जाता है और कपड़े पहनने के बजाय पैराडॉक्सिकली अपने आप को अनकवर कर देता है, सारे कपड़े अपने हटा देता है और उसे फील होता है कि उसकी बॉडी में अब गर्मी आ रही है, जबकि एक्चुअली ही इज लूजिंग हीट। उस केस में उसकी डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं हम पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। अब इस केस में क्या होता है, पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग के केस में, क्योंकि आपको एक बॉडी मिली है जिसके कपड़े उतरे हुए हैं, उसकी डेथ हो गई है और स्वेलिंग भी है, तो जेन्युइनली आपको शक होगा कि दिस में बी अ केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो हमें सेक्सुअल असॉल्ट को इन केसेस में रूल आउट करना। देन द केस इज हाइड एंड डाई सिंड्रोम। हाइड एंड डाई सिंड्रोम क्या है, आपका एक प्रिमिटिव रिफ्लेक्स एक्टिवेटेड हो जाता है हाइपोथर्मिया की वजह से। जैसे पहले के टाइम पे पाषाण युग में, जैसे स्टोन एज जिसको बोलते हैं हम, उस टाइम पे क्या होता था कि लोग बाग केव्स में रहते थे प्रोटेक्शन के लिए, तो उनका रिफ्लेक्स था, कहीं से भी तेज आवाज आई या कोई खतरनाक जानवर एनिमल उनको दिखा, या फिर उन्हें लगा कि कोई हमें हंट करने आ रहा है वाइल्ड एनिमल, तो दे वेंट इनटू द केव्स, एक गुफा में घुस जाते। तो ये उनका प्रिमिटिव रिफ्लेक्स हुआ करता था। तो इन दिस केस क्या हो रहा है, देखो इन्होंने बरो बना लिए, डेथ से जस्ट पहले एक बरो बना लिए और उसके अंदर इसकी डेथ हुई है। एक केव टाइप यहाँ पे बनाई है, जहाँ पे देखो एक पलंग है, इसके पास उसने टायर रखा हुआ है, उसके बाद आसपास और बॉक्सेस वगैरह रखे हुए, सामान रखा हुआ है, और वो उसके अंदर घुस के उसकी डेथ हो गई और पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग हो गई। इसी को देखो हटा के तो इन्होंने कपड़े हटाए हुए हैं। अब सेक्सुअल असोल्ट का इसमें डाउट हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, दीज फोटोज आर टेकन फ्रॉम कंफर्म्ड हाइपोथर्मिक डेथ्स। ये होता है आपका पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग एंड हाइड एंड डाई सिंड्रोम। तो अगर आपको कोई बॉडी ऐसे केव टाइप के उसमें दिखती है जहां उसकी डेथ हो गई है और उसके कपड़े हटे हुए हैं, तो यू कैन ऑलवेज सस्पेक्ट हाइपोथर्मिक डेथ। ये दो स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हैं। अब स्पेसिफिक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में मिलती है हाइपोथर्मिया की, सभी डेथ के अंदर ये दोनों फीचर नहीं मिलेंगे। हो सकता है कई डेथ ऐसी हो जिसके अंदर एक फीचर भी ना मिले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देन हमने बोला था अपने इंजरीज ड्यू टू कोल्ड जनरल इफेक्ट पढ़ लिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंजरीज ड्यू टू कोल्ड लोकल इफेक्ट्स। और मैंने क्या बताया था आपको, इसको पढ़ना किस तरीके से, कंपैरिजन की फॉर्म में। कंपैरिजन की फॉर्म में आपको समझना है, याद आपको क्या करना है, दैट इज मार्क्ड एज क्यू। जैसे चिलब्लेन्स, एराथेमा, पर्नियो, इमर्शन फूट, इमर्शन सिंड्रोम, ट्रेंच फुट, फ्रॉस्ट बाइट या कंजिलेशियो, इन तीनों के बीच में कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। देखो एक तो है चिलब्लेन्स, क्या होता है, जनरल ठंड, मतलब कि हाँ ठीक है 5-10 डिग्री की ठंड है, उसके अंदर क्या होगा, अगर एक्सपोजर हो गया लॉन्ग टाइम के लिए तो दैट विल कॉज चिलब्लेन्स। फोटोज हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम का टेम्परेचर है, मतलब अच्छा ठंडा, अच्छा खासा ठंडा टेम्परेचर है और थोड़ी सी मॉइस्ट जगह, ठीक है, तो इन दैट केस क्या इंजरी होगी आपको, ट्रेंच फुट। ट्रेंच मतलब होता ही गीला है, ठीक है, ट्रेंचेस जो होते हैं वाटर फील्ड ट्रेंचेस, उसके अंदर अगर कोल्ड एड हो जाए तो दैट विल बी ट्रेंच फुट। नाम आपको याद रखने हैं, सिमिलर सिनोनिम्स, ठीक है। इसके बाद होता है -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए, एक्सट्रीम कोल्ड से एक्सपोज हो जाए, लोकल इफेक्ट, तो दैट विल बी फ्रॉस्टबाइट। इसके अंदर चेंजेस कैसे आते हैं, रेड एक्सट्रीमिटी होती है, इसके अंदर पेल साइनेटिक होती है और इसमें और फर्दर ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है। तो ये प्रोग्रेसिव चेंजेस हम मान सकते हैं। जनरल कोल्ड मतलब अराउंड 5-10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बाद 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है और मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, ट्रेंच, यहाँ पे -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो प्रोग्रेसिव टेम्परेचर कम हो रहा है, तो चेंजेस भी प्रोग्रेसिवली इंजूरियस हो रहे हैं। इसके बाद में आता है आपका इनका ट्रीटमेंट है, इसको बोलते हैं थॉइंग। तो ये आपको याद रखना कि किस तरीके से इनसे रिकवरी की जाती है। इसके बाद चलते हैं हम इसके फिगर्स पे या डायग्राम्स पे। जैसे दिस इज जनरल ठंड की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप चप्पल में घूम रहे हैं,
ठंडे एनवायरनमेंट में, तो आपकी उंगलियों में स्वेलिंग आ जाती है ना। इसके बाद ये आ गया आपका ट्रेंच फुट, गीली सरफेस पे या फिर गीली डैम्प मॉइस्ट ट्रेंच पे विद टेम्परेचर ऑफ 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर काफी टाइम तक रहेंगे तो लोकल इंजरी क्या आएगी, ट्रेंच फुट की। इसके बाद में आपका आता है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट में आप देखो, ये नेक्रोसिस शुरू हो गया है यहाँ पे, गैंग्रीनस चेंजेस आ जाते हैं और उंगलियों को काटना पड़ता है फ्रोस्ट बाइट के अंदर। ठीक है, तो ये चेंजेस हम समझ चुके हैं यहाँ पे। देन वील मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने इंजरीज ड्यू टू कोल्ड पढ़ा। इंजरीज ड्यू टू कोल्ड के अंदर हमने जनरल इफेक्ट की वजह से हाइपोथर्मिया पढ़ा और लोकल इफेक्ट्स की वजह से चिलब्लेंस, ट्रेंच फुट एंड फ्रॉस्ट बाइट पढ़ा। अब हम आते हैं हमारे दूसरे हाफ पे, दैट इज इंजरीज ड्यू टू हीट। अब देखो, इंजरीज ड्यू टू हीट के नाम हैं, वो तो आपको याद रखने क्योंकि उन पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हीट हाइपर पायरेक्सिया आल्सो नोन एज हीट स्ट्रोक। तो नेम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनके सिनोनिम्स भी याद रखने हैं। इसके अलावा ये पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। जैसे कि हम लेके चलते हैं हीट रैश। हीट रैश क्या होता है, जैसे घमौरियां हो जाती हैं। इसके बाद हीट सिंकोप, हीट क्रैम्प्स एक साथ है। इसके बाद आगे अगर प्रोग्रेसिव हीट के चेंजेस होंगे तो वो होगा हीट एग्जॉशन। उससे आगे और प्रोग्रेसिव चेंज होगा हीट स्ट्रोक। थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंसेस के साथ, जैसे हीट एग्जॉशन में आपको स्वेटिंग होती है, हीट स्ट्रोक तब होता है जब स्वेटिंग एब्सेंट होती है, लू लगना जिसको हम बोलते हैं, दैट इज हीट स्ट्रोक, हीट हाइपर पायरेक्सिया। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है, इसके ये डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं, इनको आपको याद रखना है। बट एज ए कंपैरिजन मैं आपको एक डिफरेंट तरीका बताता हूँ। याद करने का, आपके सबसे पहले वर्ड लेते ही दिमाग में एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, उसके बाद में आप फीवर से कोरिलेट उनको कर सकते हो। जैसे कि इन फोटोज को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, लोकलाइज ग्रुप ऑफ मसल्स में क्रैम्प आ गया। ये बोलर है जिसके क्रैम्प आ गया, दिस इज कॉल्ड एज हीट क्रैम्प। ये कौन है, गैंग्स ऑफ वासेपुर से शाहिद खान। तो ये दो आपको हीट क्रैम्प्स के साथ में याद रखना है। कोल फैक्ट्री में काम करता था नीचे खदान में, कोयले की खदान में, तो लोकलाइज ग्रुप ऑफ मसल्स में इसके क्रैम्प आ सकते थे। पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है, आपको याद रखना है। हीट सिंकोप क्या है, इस नाम के साथ में आपको याद रखना है, हीट प्रोस्ट्रेशन के साथ में आपको जॉन विक, जिन्होंने मूवी नहीं देखी है उनको याद होगा, सॉरी जिन्होंने मूवी देखी है उनको याद होगा, हाई टेबल के मेंबर से मिलने जाता है ये, तब ही गोज इनटू द डेजर्ट एंड कोलैप्सेस। तो दिस इज हीट सिंकोप या प्रोस्टेशन। हीट सिंकोप या प्रोस्टेशन बोलते हैं, आपके दिमाग में ये इमेज आ जानी चाहिए। इससे रिलेटेड फीचर्स हम बाद में पढ़ रहे हैं अगली स्लाइड में। इसके बाद हीट एग्जॉशन, यहां पे क्या हो रहा है, मजदूर हैं ये, ठीक है, गर्मी में मजदूरी कर रहे हैं। और फिर यही आप देखो, आगे जाके इनका हो गया एडमिशन हॉस्पिटल में, मेडिकल इमरजेंसी, हीट हाइपर पायरेक्सिया या हीट स्ट्रोक। तो आपको ये पूरा स्पेक्ट्रम याद रखना है। हीट क्रैम्प, क्रैम्प तो आपको पता ही है, उनसे आप बोलर्स या शाहिद खान को रिलेट कर सकते हो। हीट सिंकोप आपको याद रखना है डेजर्ट में, और इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग, ये सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होता कोट पैंट में, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर, उसके बाद में इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग, ये दोनों रीजन होते हैं हीट सिंकोप के। इसके बाद आता है आपका हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन वही लेबरर्स, और उसी का नेक्स्ट स्पेक्ट्रम है हीट हाइपर पायरेक्सिया। तो आई होप आपको ये चारों मेमोरी में बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम इनको रीअरेंज करेंगे एक टेबल की फॉर्म में। कैसे, ये हमने ऊपर बना दिया, दिस इज जॉन विक,
इसको हमने बिल्कुल अलग रखा है क्योंकि ये तीनों तो एक ही स्पेक्ट्रम के पार्ट है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, सबसे पहले आ गया हीट क्रैम्प, उसके बाद में आ गया हीट एग्जॉशन, लेबर। ये हीट क्रैम्प क्या था? बोलर। और ये भी लेबर। अब पहले इनके बीच में कंपैरिजन समझेंगे हम। एक्टिविटी, बोलर कर रहा है विग्रस एक्टिविटी एक लोकलाइज ग्रुप ऑफ मसल्स की। इसके बाद लेबर कर रहा है पूरी बॉडी की स्ट्रेनियस एक्टिविटी, और हीट स्ट्रोक में भी हो रही है स्ट्रेनियस एक्टिविटी। डिफरेंस कहां आता है? स्वेटिंग के अंदर। और क्वेश्चन कहां आता है? स्वेटिंग के अंदर। स्वेटिंग इज एब्सेंट इन केस ऑफ हीट स्ट्रोक या हीट हाइपरपायरेक्सिया। ठीक है, इसके बाद वाटर इनटेक, सिर्फ पानी लेना, उसके अंदर ओआरएस या कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेना। उसकी वजह से क्या हो जाता है? सिर्फ वाटर चला जाता है, सॉल्ट का लॉस होता है। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है? विग्रस एक्टिविटी हो रही है, स्वेटिंग से सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का लॉस हो रहा है, लेकिन सिर्फ वाटर का इंटेक हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया के अंदर कोई लोकलाइज ग्रुप ऑफ मसल जैसे कि हैमस्ट्रिंग मसल्स ज्यादा वर्क करती है बॉलिंग एक्शन में, तो उस केस में क्या होगा? वहां पे हो जाएगा लोकलाइज ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर हीट क्रैम्प। ठीक है, इसके बाद लेबर्स जो होती हैं वो तो इनके पास तो फिर भी वाटर बॉटल सप्लाई हो जाती है। इनके पास क्या होता है? ना तो इनके पास पानी पीने का टाइम है, ना सॉल्ट वाटर लेने का, मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी रिप्लेनिश नहीं होते और वाटर भी रिप्लेनिश नहीं होता। ठीक है, इसकी वजह से, चलो उसको आप बाद में लेते हैं हम। इसके बाद में आता है आपका लेबर। अब वही लेबर जो पानी भी नहीं ले पा रहा है, सॉल्ट भी नहीं ले पा रहा है, और उसका थर्मो रेगुलेशन भी डिस्टर्ब हो गया क्योंकि स्वेटिंग एब्सेंट है। तो इस केस में उसको हो जाएगा हीट स्ट्रोक। अब जब हीट स्ट्रोक हो गया, हीट एग्जॉशन हो गया और हीट क्रैम्प्स हो गए, तो इसके अंदर फीचर्स क्या क्या होते हैं? देखो, वाटर इन बॉडी, क्योंकि डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया है, मतलब वाटर तो नॉर्मल है, सोडियम कंटेंट हो गया लो। इसके अंदर सॉल्ट और वाटर का इंटेक दोनों इनएडिक्वेट है, तो सॉल्ट और वाटर दोनों हो जाएंगे लो। और सेम कंडीशन इसके अंदर। हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक में तब प्रोग्रेस होता है जब थर्मो रेगुलेशन किसी रीजन की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से स्वेटिंग एब्सेंट हो जाती है, इसलिए कन्वर्ट हो जाती है एक मेडिकल इमरजेंसी के अंदर। ठीक है, इसके बाद इनका ऑनसेट है, प्यूपिल है, स्किन टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन कहां आया हुआ है? डिफरेंस पे। स्टेबल में डिफरेंस कहां आ रहा है? प्यूपिल इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। एक तो स्वेटिंग एब्सेंट है, थर्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब्ड है, और प्यूपिल इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद स्किन टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के बारे में डिफरेंस देखेंगे। और ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, हाइपरथर्मिया। ठीक है, हाइपोथर्मिया था लेस देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाइपरथर्मिया हो गया यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। इसमें भी टेम्परेचर बढ़ता है, पर क्योंकि स्वेटिंग प्रेजेंट है इसके अंदर, इसलिए बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस नहीं करता है। तो इन तीनों स्पेक्ट्रम में आपको समझ में आ गया डिफरेंस। चलिए, इसके बाद में हम आते हैं स्पेसिफिकली और इंडिविजुअली जॉन विक के ऊपर। जॉन विक मतलब हीट सिंकोप। एक्टिविटी बढ़ गई थी, गोलियां वोलियां मार रहा था, स्वेटिंग बढ़ गई थी, वाटर इनटेक एक बोतल लेके चला था सिर्फ, तो इनएडिक्वेट, टेम्परेचर हॉट टेम्परेचर डेजर्ट के अंदर जा रहा था। इसके बाद इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग हो गई क्योंकि कोट पैंट पहन के, जबकि सऊदी और यहाँ के लोग क्या पहनते हैं? लूज कपड़े पहनते ताकि एयर का सर्कुलेशन बना रहे। पानी कम लिया, सोडियम क्लोराइड भी कम हो गया, इसलिए एकदम से सडन ऑनसेट हुआ। प्यूपिल्स डायलेटेड हो गई क्योंकि फियर, फ्राइट, फ्लाइट, तो उसका तो तीनों चल रहा था एक साथ, तो इसलिए प्यूपिल्स उसकी रहेंगी डायलेटेड। और ये फीचर्स आपको एज सच याद रखने हैं।
ये याद करने का तरीका है, ये फीचर्स जो हैं वो फैक्ट हैं, इनको याद करने के तरीके से हमने एक फिक्शनल स्टोरी बनाई है। ठीक है, तो ये हो गए आपके पूरे चारों फीचर्स। कंपैरेटिवली पूछे जाते हैं, मोस्टली आपसे पूछा जाता है हीट स्ट्रोक के बारे में, लेकिन जहां जहां आपको डिफरेंसेस पकड़ में आ रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, उन फैक्टर्स को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, which one of the following is the most appropriate to describe classical heat stroke? Patient's core body temperature rises above 44 degree centigrade, may be 40 degree centigrade तो हमने पढ़ा है, with headache, nausea and loss of consciousness, may be. Patient's core body temperature rises above 40 degree centigrade, हाँ more appropriate है, with muscle tremors, confusion, loss of consciousness and loss of sweating. ठीक है, sounds right. Patient's core body temperature rises about 38 degree centigrade, नहीं. With increased sweating, नहीं. टेकिपनिया, टेकिकार्डिया एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो फीचर्स होते हैं वेरिएबल होते हैं. पेशेंट्स कोर बॉडी टेम्परेचर इज अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके राइट. डिसोरिएंटेड, इंक्रीज स्वेटिंग, नहीं. तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो वी आर डन विद द थर्मल इंजरी, इंजरीज ड्यू टू कोल्ड, जनरल इफेक्ट एंड लोकल इफेक्ट, इंजरीज ड्यू टू हीट, आपके जनरल इफेक्ट्स. अब हम आ गए इंजरीज ड्यू टू हीट लोकल इफेक्ट्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है बर्न्स. अब बर्न्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? बर्न्स हो सकते हैं आपके कॉन्टैक्ट बर्न, आपने कोई गर्म तवा छू लिया. इसके बाद हो सकते हैं आपके फ्लेम बर्न, आग लग गई उससे आप जल गए, या कोई हॉट लिक्विड आपकी बॉडी सरफेस पे गिर गया, दैट इज स्कार्स. केमिकल या कोरोसिव बर्न्स, जैसे कि H2SO4 आपकी बॉडी पे गिर गया. इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड लाइटनिंग बर्न्स, आपने कोई स्विच बोर्ड वगैरह या फिर कोई अनद वायर आपने टच कर लिया. माइक्रोवेव, यूवी एंड रेडिएंट हीट बर्न्स. इसके अलावा हो सकता है आपके एक्सप्लोसिव बर्न, जो कि आ जाएगा आपके फ्लेम बर्न के अंदर. ये हो सकते हैं आपके टाइप ऑफ बर्न. इस तरीके से हो सकती है आपको बर्न इंजरी. अब ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके पहले किसी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं. जैसे मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड क्या होता है बर्न के लिए? 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 5 to 6 आवर्स. जैसे कि किसी इंसान की, कोई इंसान कोलैप्स हो गया, वो जमीन पे या किसी मार्बल फ्लोर पे गर्मी के मौसम में 5 से 6 घंटे तक कोलैप्स लेटा रहा, तो फिर he'll get burned, उसकी बॉडी पे बर्न इंजरीज हो जाएगी. इसके अलावा हो सकता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 सेकंड्स पे ही बर्न इंजरी हो सकती है, और 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाने पे तो विद इन सेकेंड्स फुल थिकनेस बर्न हो सकते हैं. ये हो गया आपका बर्न इंजरी. इसके बाद देखो क्या होता है, बर्न इंजरी के अंदर उसका असेसमेंट बहुत जरूरी होता है. असेसमेंट क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमें करना है उसका ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट करने से पहले असेसमेंट करने के लिए हमें उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कितने लेवल पे वो बर्न्स हो रहे हैं. अगर वो बर्न्स लिमिटेड है सिर्फ एपिडर्मिस तक, तो हम उसको बोल देते हैं फर्स्ट डिग्री क्लिनिकली. अगर कोई बर्न्स हो रहे हैं डर्मो एपिडर्मल जंक्शन तक, तो हम उसको बोल देते हैं सेकंड डिग्री बर्न क्लिनिकली. और उससे भी अगर डेप्थ में वो चले जाएगा तो हम उसे बोल देंगे डीप बर्न्स. ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री जो हमने डिवाइड किए हैं, दैट इज क्लिनिकल क्लासिफिकेशन या क्लिनिकल डिफरेंशिएशन बिटवीन एपिडर्मल, डर्मो एपिडर्मल एंड डीप बर्न्स. इसी तरीके से विल्सन ने भी इनको क्लासिफाई किया था. जो हम एपिडर्मल, डर्मो एपिडर्मल और डीप बता रहे हैं, वो एक्चुअली विल्सन ने क्लासिफाई किया था. इसके बाद ड्यूपाइट्रंस ने क्या किया था, इसको 6 डिग्रीज में डिवाइड कर दिया था. हर विल्सन के हर क्लासिफिकेशन को 2 डिग्रीज में डिवाइड किया. फीचर्स हमने यहां पे लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखने. ये आपका स्किन सरफेस का डायग्राम है, जिसके अंदर एपिडर्मिस ओनली,
फर्स्ट डिग्री। डर्मो एपिडर्मल जंक्शन का हो गया आपका सेकेंड डिग्री, और डीपर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड डिग्री बर्न। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन हमें कहां याद रखना है। नंबर वन, एपिडर्मल बर्न्स जो होते हैं, दीज आर पेनफुल बर्न्स, क्योंकि नर्व एंडिंग्स इसमें इन्वॉल्व हो रही है। क्योंकि ये एपिडर्मल होते हैं, रीजनरेशन जो होती है डर्मल लेयर से होती है, तो इसमें कोई स्कार फॉर्मेशन नहीं होता है। और अगर मेडिको लीगली बोले तो ये इंजरी होती है सिंपल इन नेचर। दो तरह की इंजरी होती है, सिंपल और ग्रीवियस, तो दीज आर क्लासिफाइड एज सिंपल इंजरीज। इसके अलावा डर्मो एपिडर्मल जंक्शन तक अगर वो बर्न पहुंच गया तो दीज आर वेरी पेनफुल, मतलब इससे ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नर्व फाइबर्स का डैमेज जो होता है ए डेल्टा और सी फाइबर्स का वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए मोर पेनफुल होता है। क्योंकि अब रीजनरेशन जो होगा वो फाइब्रोसिस के बेसिस पे होगा, तो दैट्स वाई स्कार इज प्रेजेंट। और क्योंकि स्कार प्रेजेंट हो जाता है, डिसफिगरमेंट हो जाता है, तो दैट्स वाई दीज इंजरीज आर क्लासिफाइड एज ग्रीवियस। इसके बाद आते हैं हम थर्ड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि इसमें नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं थर्ड डिग्री में, तो दीज आर कॉल्ड एज पेनलेस। नर्व ले जा रहे थे जो फाइबर वो भी डैमेज हो गए, तो दीज आर पेनलेस बर्न्स। फिर हमने बोला क्योंकि डेप्थ तक पहुंच गया तो स्कार तो प्रेजेंट होगा और इंजरी भी ग्रीवियस होगी। तो पेनलेस विद स्कार, दैट इज डीप बर्न। पेनफुल विद स्कार, दैट इज डर्मो एपिडर्मल, दैट इज सेकेंड डिग्री बर्न। और पेनफुल विदाउट स्कार, दैट इज सिंपल इंजरी एंड फर्स्ट डिग्री बर्न। चार्ट के बेसिस पे आपको समझ में आ गया। इंजरीज हमने बता रखी है यहाँ पे, दिस इज सिंपल एराइथेमा, दिस इज ब्लिस्टर फॉर्मेशन एंड दिस इज थर्ड डिग्री बर्न। इसमें बोले तो एराइथेमा हो जाएगा, थोड़ी सी रेडनेस आ जाएगी, वेसिकल या ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल स्किन होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ डीप स्किन होगा, डीप फेशिया मसल्स, इनका इन्वॉल्वमेंट डीपर टू डीपर होता जाएगा। एक कंट्रोवर्सी आई वांट टू शेयर विद यू, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स या ब्लिस्टर्स। हम ये बोलते हैं कि ये सेकंड डिग्री बर्न के अंदर होता है, लेकिन सेकंड डिग्री जो हम बोलते हैं वो इसका सेकंड डिग्री नहीं बोलते हैं, दैट इज सेकंड डिग्री ऑफ क्लिनिकल। तो अगर हम इतना सा देखें तो डर्मो एपिडर्मल का ये जो स्पेक्ट्रम है वो यहां पर एक्सटेंड करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वेसिकल ब्लिस्टर फॉर्मेशन क्लिनिकली कौन से ग्रेडिंग का बर्न है, तो दैट इज आपका डर्मो एपिडर्मल या सेकंड डिग्री बर्न। ठीक है। अब हमने बताया कि हमें असेसमेंट करना होता है बर्न इंजरी का। क्यों करना होता है, क्योंकि हमें करना है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट करना है तो असेसमेंट के लिए हमें लगाने पड़ेंगे रूल। तो असेसमेंट ऑफ बर्न इंजरी के लिए हम कौन कौन से रूल अप्लाई करते हैं, सबसे पहले वॉलिस रूल ऑफ 9, जो कि हम एडल्ट के अंदर अप्लाई करते हैं। इसके बाद आता है लुंड्स एंड ब्राउडर्स चार्ट, जो कि चिल्ड्रंस के अंदर यूज होता है अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। एंड देन देर इज ए रूल ऑफ पाम। इसके अंदर फोर्थ मेथड होता है ब्रूक्स बर्न इंडेक्स। ये आर्मी पर्सनल्स के लिए यूज किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा। इसके अंदर डेप्थ और एरिया की कैलकुलेशन एक ही इंडेक्स के अंदर होती है, जबकि लुंड्स एंड ब्राउडर्स के अंदर भी डेप्थ का इसमें होता है, कॉलम होता है, लेकिन कोई सेपरेट असेसमेंट नहीं है। इसके अंदर चार्ट के अंदर आपको नोटेशन मिलेगी डेप्थ असेसमेंट के लिए, लेकिन वो पर से इसका असेसमेंट मेथड नहीं है। तो द ओनली असेसमेंट मेथड विद द असेसमेंट ऑफ डेप्थ, ट्रू असेसमेंट ऑफ डेप्थ विद इन द इंडेक्स, दैट इज ब्रूक्स बर्न इंडेक्स। ये बाकी सिर्फ टोटल बॉडी सरफेस एरिया को बताते हैं, मतलब कि सरफेस पे कितना बर्न हुआ है। डेप्थ को इंक्लूड करने वाला कौन सा ट्रू इंडेक्स है, दैट इज ब्रूक्स बर्न इंडेक्स।
हमने पढ़ा था वॉलेस रूल ऑफ 9, लुंड्स एंड ब्राउडर्स चार्ट, रूल ऑफ पाम एंड ब्रूक्स बर्न इंडेक्स। सबसे पहले हम लेके चलते हैं वॉलेस रूल ऑफ 9, जो कि हमने बोला था एडल्ट्स के अंदर यूज होता है। अब टोटल बॉडी सरफेस, फॉर एग्जांपल एक इंसान इतना इतना जल गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक इंसान इतना जला है, उसका टोटल बर्न एरिया निकालो। तो उस टोटल बर्न एरिया के असेसमेंट के अंदर हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं? जो पूरे हेड होता है दैट इज 9%, 4.5 आगे 4.5 पीछे। पूरा हैंड जो होता है दैट इज 9%, 4.5 आगे 4.5 पीछे। और थोरेक्स, एब्डोमेन और लेग्स इस तरीके से डिवाइडेड होता है। अब क्योंकि हमको याद रखना है, हम भूलेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें सिंगल सरफेस का याद रखना है। सिंगल सरफेस, हमने हाथ यहां रखा। अब आपका ये जो पूरा पार्ट है, ये फ्रंट का, दैट इज 9। ठीक है। आपका ये वाला पार्ट दैट इज 4.5, दिस इज फ्रंट सरफेस, दिस इज 4.5, ये हो गया 9, दिस इज ऑल्सो 9, और ये पूरा फेस आपका हो गया 9। इसके अलावा बाकी फ्रंट ये हो जाएंगे 18, 18 और 18, 18। हम इसको ऐसे याद रखते थे, हाथों में 9 9 चूड़ियां हैं और पाँव में 18 18 पायल है। तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है आपका। आपके हाथ हैं, ये पूरा जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का दैट इज फ्रंट 9 9, और इसके नीचे का पूरा पूरा एरिया दैट इज 18 18। ये आपके असेसमेंट में बहुत काम आता है और क्वेश्चंस आते हैं आपके इसमें। ए पर्सन विथ फेस बर्न्ड एंड एब्डोमेन बर्न्ड ऑन द फ्रंट, उसका बर्न एरिया निकालो। अगर सिर्फ फेस बर्न है और एब्डोमिनल बर्न है तो 4.5 एंड 9, दैट कम्स अप टू 13.5। इस तरीके से आपसे बर्न्स के परसेंटेज पूछे जाते हैं। तो ये चार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आते हैं हम नॉनसन ब्राउडर्स चार्ट पे। मैंने बताया था इसके अंदर एक कॉलम होता है स्पेसिफिकली, ये डेप्थ को बता रहा है, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। लेकिन जो प्रॉपर असेसमेंट मेथड है, ये सिर्फ टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अंदर उसी को डिनोट करता है। जबकि ब्रूक्स बर्न इंडेक्स क्या कर रहा था, वो पूरा मेजर कर रहा था विद डेप्थ, टोटल बॉडी सरफेस एरिया एंड डेप्थ। तो आई रिपीट, जिसके अंदर डेप्थ और एरिया दोनों को कैलकुलेट किया जाता है, दैट ट्रू इंडेक्स इज ओनली ब्रूक्स बर्न इंडेक्स। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, कहां पे आती है, आपके जेनाइटेलिया के अंदर। उसमें बोलते हैं कि अप टू 4 इयर्स जेनाइटेलिया कितना परसेंट एरिया कवर करते हैं। आपकी जो जितनी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसके अंदर, जो प्री पीजी की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इसको 0 बता रखा है। जबकि मैं आपके सामने एक्चुअल लुंड्स एंड ब्राउडर्स चार्ट लेके आया हूँ। इसके अंदर बर्थ से लेकर 1 ईयर भी देख लो आप, 1 से 4 ईयर भी देख लो, इसके अंदर जेनाइटेलिया होता है 1%, विच रिमेन्स अनचेंज। एक्चुअली क्या होता है, लेस देन 1 ईयर में हेड फॉर्म करता है 18%, एडल्ट के अंदर कितना फॉर्म कर रहा था, 9%। और लेग्स जो होते हैं वो फॉर्म कर रहे हैं 14%, जबकि एडल्ट के अंदर दोज वर 18%। तो ये एडल्ट के अंदर जब ये पहुंचेगा तो इट विल कम आउट टू 9, और ये हो जाएंगे 18। इसका मतलब हेड जो है उसका कंपैरिजन बाकी बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में कम हो रहा है, क्योंकि हेड फॉर्म्स द लार्जेस्ट एरिया इन चिल्ड्रन। और उसके बाद लेग्स का पार्ट प्रोपोर्शन जो है 14 से 18 जा रहा है, तो इसका मतलब वो बढ़ रहा है। यही आप इनमें देखेंगे 17 13 11 9। इसको मैं 17 13 11 9 7। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे 7 क्यों आ गया, 9 होना चाहिए था। ये हेड एंड नेक को भी अलग अलग डिफरेंशिएट करता है, 7 and 2, तो इट कम्स आउट टू बी 9। ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो आपका यहां से लेकर यहां तक का पार्ट
आई थिंक दिस इज ओके, हाँ, दिस पार्ट रिमेन्स अनचेंज। डिफरेंसेस कहाँ आते हैं? सिर्फ और इस पार्ट में, बच्चे से एडल्ट वैल्यू तक पहुंचने में इन पार्ट्स की प्रोपोर्शन में चेंजेस आते हैं। जेनाइटेलियस आपके सामने रिमेन्स अनचेंज और 1%। दिस इज एक्चुअल लोन्स एंड ब्राउडर्स चार्ट। इस चार्टिंग को यूजुअली एडल्ट्स में भी अभी काफी जगह यूज किया जाने लगा है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन करता है छोटे छोटे पार्ट्स को, क्योंकि उसके अंदर हैंड का बताया, लेकिन हैंड को भी उसने फॉर एग्जाम्पल 9% उसने फेस का बता दिया, एंटायर हेड एंड नेक, इन्होंने उसको भी 7 और 2 में डिवाइड कर दिया। तो अब एडल्ट्स के अंदर भी अगर आप क्लिनिकल आप पोस्टिंग में जाओगे तो कभी बर्न वार्ड के अंदर आप वो आपका चार्ट उठा के देखना, उसके अंदर जो चार्ट यूज होता है दैट इज नॉट वॉलेस रूल ऑफ 9, दैट इज लुंड्स एंड ब्राउडर्स चार्ट। ठीक है, राइट। तो आपके इस पे आया हुआ है आपका क्वेश्चन, यूज इन लेस देन 14 ईयर्स, यहाँ पे आया हुआ है आपका क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कहाँ से पूछा गया है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, फिर आप डिसाइड करो आपको कितने की डिफरेंसेस या अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर से निकाल। चार्ट मैंने आपको समझा दिया, मिडिल पार्ट जो रहता है वो अनचेंज रहता है, हेड और लोअर लिम्स के अंदर प्रोपोर्शन में चेंजेस आते हैं। इसके बाद आते हैं, हमने वॉलेस रूल ऑफ 9 देखा, हमने लुन्स एंड ब्राउडर्स चार्ट देखा, अब हम देखेंगे रूल ऑफ पाम। रूल ऑफ पाम क्या बोलता है कि आपका पाम जो होता है आपकी बॉडी का, बॉडी सरफेस एरिया का 1% होता है, इंक्लूडिंग फिंगर्स, रफली। अब ऐसा नहीं हो किसी बच्चे में बर्न हो तो आप अपने पाम से जाके उसको मेजर करने लग जाओ, नहीं, उसी का पाम होगा, उसी का पाम का सरफेस एरिया होगा, और उसी से उसकी बॉडी सरफेस एरिया का असेसमेंट होगा। प्रैक्टिकली ये कैसे करते हैं, आप क्या करते हो, बच्चे का जैसे बर्न है बच्चे के अंदर, या फिर एडल्ट के अंदर भी अगर बर्न है, तो आप क्या करोगे, उनका पाम लोगे, एक पेपर के ऊपर उनके इंक से प्रिंट लोगे, जो इंक पैड होता है उस पे ऊपर लगा के पेपर के ऊपर प्रिंट लोगे, फिर उस पेपर को कट करोगे और उससे असेसमेंट करोगे। तो दिस इज रूल ऑफ पाम। अब इसकी ये एक लिमिटेशन ये है कि अगर ये इतना इजी होता तो हमें इतने चार्ट बनाने की क्या जरूरत थी, हम सीधा इसी से असेसमेंट कर लेते। प्रैक्टिकली अप टू 10% क्या होता है, ये फेयरली एक्यूरेट होता है, लेकिन 10 से 15% तक भी एक्सेप्टेबल वेरिएशंस रहते हैं इसके अंदर। तो हम ये मानते हैं कि अगर हमको असेसमेंट करना है, फास्ट असेसमेंट करना है, तो 10 से 15% तक ही हम रूल ऑफ पाम को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में एरर्स आनी शुरू हो जाएगी, मतलब एक्चुअली एरिया होगा वो एक्चुअली 17-18% होगा, लेकिन आपको मेजर होगा वो 14, तो वेरिएशन आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम 15% तक की लिमिट रख लेते हैं। 15% की हमारे पास लिमिट है कि रूल ऑफ फॉर्म से मेजर कर सकते हैं। तो अगर कोई इंसान 15% बर्न है, कम बर्न है, तो हम उसमें बर्न एरिया काउंट कर लेंगे। और अगर किसी की बॉडी में बहुत एक्सटेंसिव बर्न हो गया, 80-90% बर्न हो गया, तो हम अनबर्न एरिया काउंट कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन किस चीज की है, हमारे पास लिमिटेशन है, हम इसको 15% तक ही यूज कर सकते हैं। उसी को दो तरीके से हमने यूज कर लिया। तो रूल ऑफ पाम भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चंस पे। ए 2 year old child had burns on buttocks, both legs। इसका मतलब इन दोनों का परसेंटेज कितना हो गया, आगे पीछे बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया एक साइड का कितना होता है 18%, तो दोनों साइड का हो गया 36%। फेस, नेक, सिंजिंग ऑफ हेयर, फेस नेक कितना हो जाता है 9%, तो टोटल बस बर्न सरफेस एरिया आ जाएगा 45%। बस यही अपन ने गलती कर दी, हमने लगाया वॉलेस रूल ऑफ 9, जबकि हमें लगाना था लुंड्स एंड ब्राउडर्स चार्ट। इसके बेसिस पे आपको ये सॉल्व करना है।
सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। ए फ्लेम बर्न केस कम्स टू कैजुअलिटी में बर्न इन्वॉल्विंग, अब इन्होंने कुछ बताया नहीं है एज, तो विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ वॉलेस रूल ऑफ 9। और अगर आप लुंड्स एंड ब्राउडर्स के भी एडल्ट वैल्यू से करोगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आएगा। तो विद फेस, हेड विद हेड विद सिंजिंग ऑफ हेयर, इसका मतलब है बर्न भी हो गया, मतलब पूरा एंटायर हेड एंड नेक कवर हो गया। सिंजिंग ऑफ हेयर बताने का मतलब है कि स्काल्प पे भी इंजरी हुई है, फेस पे तो हुई है लेकिन स्काल्प पे भी इंजरी हुई है। ठीक है, तो फेस और ये हो जाएगा 9%। नेक भी आ गई तो मतलब इसी में इन्वॉल्व हो गया। बोथ आर्म्स, फोर आर्म्स है या आर्म्स है, इस पे भी ध्यान देना है। आर्म्स मतलब इतना इतना पार्ट, बोथ आर्म्स बताया है, मतलब आगे पीछे। 4.5 4.5 9, 4.5 4.5 9। एंड होल एंटीरियर चेस्ट, हमने क्या बताया था, एंटीरियर चेस्ट कितना हो गया 9। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बर्न एरिया, दैट इज 27। ट्रिक कहाँ कर रहे हैं आपको, आपके पास नॉलेज है, आपको ट्रिक कहाँ कर रहे हैं, एक तो एज देके तो आप वॉलेस रूल ऑफ 9 लगाओगे या लुंड्स एंड ब्राउडर्स चार्ट लगाओगे। इसके बाद आपको पार्ट के बारे में बताना है, कंप्लीट बर्न है, इंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस बर्न है या क्या है, तो वो इसके लिए आपको हिंट्स देते हैं। विद सिंजिंग ऑफ हेयर बता दिया, नेक आ गई, अगर आप लुंड्स एंड ब्राउडर्स भी लगाओगे तो भी उसके अंदर आपका 9% ही आएगा। तो इन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी को अवॉइड कर दिया, नेक को अलग से देके। ठीक है, बोथ आर्म्स, आर्म्स के अंदर खेल गए। अब आपको ये पता होना चाहिए आर्म अलग है, फोर आर्म अलग है। ठीक है, और एंटीरियर चेस्ट कैलकुलेशन आपको आती है, बस उसको अप्लाई आपको लैंग्वेज के हिसाब से करना है, और कहाँ करना है कैसे करना है आंसर लाने के लिए ये आपके ऊपर है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब देखो, हमने इतना असेसमेंट किया, वो किस लिए किया, ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। रिसक्सिटेशन करेंगे क्योंकि बर्न इंजरी के अंदर क्या होता है, एकदम हाइपोवोल्यूमिया हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है बॉडी के अंदर से, जल गई बॉडी, टोटल बर्न सरफेस एरिया। और अब आपकी जो बॉडी में से वाटर था, वाटर कंटेंट था, उस लोकल इफेक्ट वो इवेपोरेट हो गया, तो आपके अंदर हो जाएगा हाइपोवोलीमिया। और इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी है, तो इसके लिए आपको रिप्लेस करने के लिए सॉल्यूशन देने पड़ेंगे। इंडिया के अंदर जो सॉल्यूशन मोस्ट कॉमनली यूज होता है और यूके में, दैट इज हार्टमैन सॉल्यूशन। और यूएस कनाडा में जो यूज होता है दैट इज आरएल, रिंगल लैक्टेट। और दूसरे रिसक्सिटेशन फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, एल्बुमिन, डेक्सान 4070। अब आपके पास फ्लूइड तो कौन से हैं ये आपको पता चल गया, अब इनको देना कैसे है, इनके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पार्कलैंड फॉर्मूला हम यूज करते हैं एडल्ट के अंदर, 4 मिलीलीटर पर केजी पर टोटल बॉडी सरफेस एरिया, इतना आपको फ्लूइड देना होता है। उसका आधा आपको देना होता है फर्स्ट 8 आवर्स में, और उसके बाद 8 to 24 आवर्स में सेकेंड हाफ उसका देना होता है। मतलब आपने टोटल फ्लूइड निकाला, उसका आधा दे दिया फर्स्ट 8 आवर्स में, और बाकी के 16 आवर्स में दे दिया बाकी का आधा। इस तरीके से फ्लूइड रिसक्सिटेशन होता है। चाइल्ड के अंदर है 3 ml पर केजी पर टीबीएस है, और एडल्ट के अंदर है 4 ml पर केजी पर टीबीएस है। टीबीएस है मतलब टोटल बॉडी सरफेस एरिया या टोटल बर्न सरफेस एरिया। इसके बाद म्यूर एंड बार्कले ने भी फॉर्मूला दिया था। ठीक है, फर्स्ट 36 आवर्स के लिए, और इसमें इन्होंने कौन सा सॉल्यूशन यूज किया था, दैट इज एल्बुमिन। इसके बाद ब्रूक्स, जो मैंने आपको बताया था डेप्थ इंडेक्स भी यूज कर रहा है, दैट इज फर्स्ट 24 आवर्स में ये देते हैं कॉलोइड्स, उसके बाद रिंगल लेक्टेट, और उसके बाद ग्लूकोज। ये हो गए आपके सॉल्यूशंस। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस। यहां पे देखिए, 65 year old weighing 50 kg was admitted with 40% burn and RL was transfused with Parkland method. How much fluid should be infused in first 8 hours? फर्स्ट 8 आवर्स के लिए हमको कितना करना था, हाफ करना था, 2 ml पर केजी पर टीबीएस है फर्स्ट 8 आवर्स के अंदर, और बाकी का 2 ml पर केजी नेक्स्ट 8 आवर्स के अंदर, नेक्स्ट 16 आवर्स के अंदर, उससे निकल जाएगा। ए 30 year old फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ बर्न्स इन्वॉल्विंग एब्डोमेन
both limbs and back presented after 8 hours. The formula for calculation of fluid infusion is, अब आपको यहाँ पे दो फॉर्मूलाज का आपके यहाँ पे समागम हो गया। एक तो आपको बर्न एरिया निकालना है आपको, और आपको उसका इन्फ्यूजन रेट भी निकालनी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं कॉज ऑफ डेथ पे। बर्न इंजरी जो होती है, आप इमेजिन करो एक इंसान घर में है, उसके घर में आग लग गई और उसकी डेथ हो गई। अब उसके अंदर कॉज ऑफ डेथ क्या होगा? सबसे पहले इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ, एट द इंस्टेंट ही अगर उसकी डेथ हो जाती है तो किस वजह से होगी? या तो प्राइमरी शॉक या न्यूरोजेनिक शॉक। किसकी वजह से होगा? पेन या फ्राइट। पेन इतना इंटेंस होता है इसके अंदर, हम बोलते हैं सबसे इंटेंसिव पेन जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है, जैसे एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, एमआई के अंदर या बर्न के अंदर। इन सब के अंदर इतना पेनफुल एक्सपीरियंस होता है कि हमको ट्रीटमेंट में भी मॉर्फिन देनी पड़ती है। ठीक है, और अगर उसकी भी लिमिट क्रॉस हो जाए, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए, तो द पेशेंट विल डाई बाय न्यूरोजेनिक शॉक। असहनीय दर्द हो गया इसलिए उसकी डेथ हो गई। इमीडिएट कॉजेज में सेकंड कौन सा आएगा? एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया क्यों होगा? आग लगी हुई है कमरे में, उसके अंदर CO2 भी निकल रही है, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल रहा है, और वहां पे कुछ ना कुछ प्लास्टिक या वुडन मटेरियल भी होगा, उसके जलने की वजह से साइनाइड भी निकल रहा है। अब इसके अंदर आपके क्वेश्चन कहां पे आते हैं? एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड पे। कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्लड में कैसे टेस्ट करते हैं? कोंकल टेस्ट से। COHB मोर देन 50% इज कंफर्मेटरी ऑफ एंटीमोर्टम बर्न, ये आपका क्वेश्चन है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब 5% से ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड को कैसा स्टेन कर देगा? चेरी रेड डिस्कलरेशन, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी इसके अंदर हो जाएगी चेरी रेड। मैंने आपको हाइपोथर्मिक डेथ के अंदर क्या बताया था? पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है पिंक, इसके अंदर पोस्टमार्टम स्टेनिंग कैसी हो जाएगी? चेरी रेड। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ गए। इसके अलावा इमीडिएट डेथ एक और तरीके से हो सकती है। स्मोक वगैरह अगर आपके लेरिंजल वॉल को स्टिमुलेट करे तो आपके लेरिंगोस्पाज्म की वजह से रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, वेगल स्टिमुलेशन हो जाता है लेरिंगोस्पाज्म की वजह से, और उसकी वजह से हो जाता है कार्डियक अरेस्ट। वहां हमने क्या देखा था हाइपोथर्मिया में, और हमने क्या बोला था इलेक्ट्रिक्यूशन के अंदर? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से हो रहा था कार्डियक अरेस्ट। यहाँ पे वेगल स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा है कार्डियक अरेस्ट। तो दीज आर द कंपैरेटिव डिफरेंसेस व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिलेड कॉजेज क्या हो सकते हैं? एक तो सेकेंडरी शॉक हो सकता है, बॉडी में फ्लूइड का लॉस हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया। ग्लॉटिस जो है वो इरिटेट हो गया स्मोक और डस्ट की वजह से, उसकी वजह से हो गया एक्यूट एडीमा इंजरी की वजह से। फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, सेरेब्रल या पल्मोनरी एडीमा हो सकता है उसको। टॉक्सीमिया, इन्फेक्शन या सेप्सिस हो सकता है। ये बियॉन्ड 24 आवर्स के कॉजेज है। रिमोट कॉजेज मतलब कि वो 7 8 10 दिन बच गया, उसके बाद जैसे गैंग्रीन हो सकता है उसको, एनीमिया हो सकता है या जॉन्डिस हो सकता है। ये सम ऑफ द कॉजेज हैं। इसके बाद आते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज पे, पोस्टमार्टम फाइंडिंग। अगर एक बर्न का पेशेंट है, बर्न की बॉडी है, अगर वो हमको मिलेगी तो उसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, या फिर क्या फीचर्स मिलेंगे जब हम बर्न इंजरी सस्पेक्ट करके उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा? बर्न इंजरी है, एक्सटर्नल अपीयरेंस उसका कैसा मिलेगा? जली हुई बॉडी मिलेगी हमको, या तो एक पार्ट से जली होगी, कुछ ब्लिस्टर्स आ रखे होंगे, रेड रेड हो रखी होगी, सिंजिंग ऑफ हेयर्स हो रखा होगा, या फिर पूरी कंप्लीटली ब्लैक बॉडी मिलेगी, चार्ड बॉडी मिलेगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे हम बता सकते हैं। देन क्रोफीट। क्रोफीट क्या होता है? अब थोड़ा ध्यान से सुनना। जब इंटेंस हीट होती है, आसपास आग लगी होती है, तो आपका जो म्यूकोजल सरफेस है कंजक्टाइवा की, उसको प्रोटेक्शन के लिए आईलिड क्या हो जाएंगे? क्लोज। उसके बाद इतनी हीट में, इतनी गर्मी में, इतनी आग में वो आंखें दोबारा खुलती नहीं, और फोर्सफुली शट करने की वजह से आंखों का आप अपनी फोर्सफुली शट करने की कोशिश करो और यहाँ पे टच करो,
यहाँ पे क्रीजेस फॉर्म हो जाती है, फोल्ड्स हो जाते हैं, यहाँ पे सिलवटें पड़ जाती हैं, और उसी कंडीशन में उसकी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। आसपास आग लगी हुई है, उसने आंखें फोर्सफुली क्लोज की है और उसकी हो गई डेथ। तो यहाँ पे जो उसकी सलवटें हैं उसके अंदर स्मोक पार्टिकल्स चिपक जाते हैं और वो क्रीजेस को, जो फोल्ड्स होते हैं वहां पे नहीं हो पाते, तो आंखों के यहाँ पे ऐसे तीन लाइनें दिखती हैं। आंखों के पास में ऐसी तीन लाइनें, दो तीन लाइनें यहाँ पे दिखती है। इन्हें हम बोलते हैं, जैसे कौवे ने अपने पंजे के निशान यहाँ पे छोड़ दिए हो, तो इसीलिए हम बोलते हैं उसको क्रोफिट अपीयरेंस। इसके बाद में पोस्टमार्टम स्टेनिंग कैसी होगी, इसके अंदर चेरी रेड होगी। ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, सेकेंड डिग्री बर्न्स के अंदर। ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इसमें भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद डीग्लोविंग, डीस्टॉकिंग अभी बताता हूँ। सिंजिंग ऑफ हेयर्स, सिंजिंग ऑफ हेयर्स क्या होता है, जब भी इंटेंस हीट होती है तो आपके हेयर के स्ट्रक्चर के अंदर एक्सटर्नल क्यूटिकल किसकी बनी होती है, कैरेटिन की। कैरेटिन की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत जल्दी मेल्ट होता है और बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होता है। तो जब फ्लेम आएगी तो हेयर क्या होंगे, उसका कैरेटिन मेल्ट हो जाएगा, वो नीचे जाएगा, मतलब रूट की तरफ जाएगा और फिर वापस रीसॉलिडिफाई हो जाएगा। तो उसमें नॉब्स बन जाती है, गिठाने, नोड्यूल्स बन जाते हैं। अगर जैसे ये हेयर है और ये फॉलिकल के अंदर है, तो क्या होगा, ये हीट आने पे ऐसे राउंडेड राउंडेड कर्ली कर्ली टाइप का हो जाएगा और जगह जगह पे इस पर नॉब बन जाएगी। आप कभी किसी हेयर को फ्लेम से एक्सपोज करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा एकदम से कोलैप्स क्यों होता है, क्योंकि इसका कैरेटिन जो इसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन किया हुआ था, सरफेस टेंशन को मेंटेन किया हुआ था, वो मेल्ट हो गया और फिर जैसे ही फ्लेम हटाई वो रीसॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सिंजिंग ऑफ हेयर्स। देन देर इज रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन। कभी भी कोई बर्न इंजरी होती है, आपने भी कोई गर्म तवा छुआ होगा, कोई गर्म बर्तन अगर आप टच कर लेते हो तो आप देखोगे आपके रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन आ जाएगी। फ्लेम बर्न के अंदर भी यही होता है, आपको मिलती है रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन। मतलब इंजरी के बाहर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स की वजह से एक डिमार्केशन आ जाता है हेल्दी टिश्यू और रिपेयरेबल टिश्यू में, उसको हम बोलते हैं रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन। चलिए अब आपको इसमें फीचर्स बताते हैं। देखो, ये हो रही है, हाथ की स्किन पूरी निकल गई, डीग्लोविंग, और ऐसे पाँव में भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज रीस्टॉकिंग। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्रोफिट अपीयरेंस, ये देखो। इसके बाद आपको इसमें दिख रही है रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन। ये क्या चीज है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो मैंने कर्व्स दिखा रखे हैं, ये ये क्या डिनोट कर रहे हैं, फ्लेक्शन को। और ये क्या होता है, ये होता है बॉक्सर एटीट्यूड, प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड, या फेंसिंग एटीट्यूड, या डिफेंस एटीट्यूड। चारों नाम में, चारों नाम पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। किसका डायग्नोस्टिक फीचर होता है, बर्न्स का। एंटीमोर्टम और पोस्टमोर्टम बर्न दोनों में मिल सकता है, इससे उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो मैं आगे बताऊंगा। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। क्या होता है, आपकी बॉडी में है मसल्स। मसल्स के दो ग्रुप है, एक्सटेंसर ग्रुप और फ्लेक्सर ग्रुप। ज्यादा ताकतवर ग्रुप कौन सा होता है आपका, फ्लेक्सर ग्रुप। तो अगर मैं बोलूं, अगर दोनों तरफ से खींचा जाए, एक्सटेंसर और फ्लेक्सर दोनों ही खींचे, तो कौन जीतेगा, आपके बॉडी की फ्लेक्सर मसल वो जीत जाएंगी। और अगर मैं इनको खींचने की बात करूं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, अगर इनके प्रोटीन को, मसल के प्रोटीन को कोगुलेट कर दिया जाए तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ेंगी। अब पूरी बॉडी बर्न हो रही है, पूरी बॉडी के एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मसल दोनों बर्न हो रही है। कोगुलेशन दोनों तरफ हो रहा है, दोनों अपनी अपनी तरफ खींचना चाह रही है, फ्रॉम ओरिजिन टू इंसर्शन। तो उस केस में क्या होता है, फ्लेक्सर मसल्स बीइंग मोर पावरफुल, वो फ्लेक्शन कर देती हैं बॉडी के लार्ज जॉइंट्स में, जैसे कि शोल्डर जॉइंट पे हो गया, एल्बो जॉइंट पे हो गया, हिप जॉइंट पे हो गया, नी जॉइंट पे हो गया, रिस्ट जॉइंट पे हो गया। इन सारी बॉडीज पे हो जाता है फ्लेक्शन। हिप, नी, अगर आप अब बॉडी को पूरे कंप्लीट फ्लेक्शन के अंदर लेके जाओगे, सारे जॉइंट को इस तरीके से फ्लेक्स कर लोगे, तो यू विल कम इनटू एन एटीट्यूड विच इज कॉल्ड एज बॉक्सर्स एटीट्यूड। दिस इज डिफेंस एटीट्यूड, प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड। ये स्पेसिफिक फीचर होता है आपके
बर्न्स का। इसमें भी ये केस ऑफ एंटीमोर्टम बर्न और पोस्टमोर्टम बर्न, क्योंकि ये कोई वाइटल रिएक्शन नहीं है, दिस इज अ फिजिकल रिएक्शन। तो ये हो गया आपका प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड, जिसके अंदर आपके फ्लेक्शन हो गए। अब एक बार उसको सरसरी निगाह से पढ़ेंगे। ऑल्सो कॉल्ड एज बॉक्सिंग एटीट्यूड, फेंसिंग एटीट्यूड, डिफेंस एटीट्यूड या प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड। कोगुलेशन ऑफ फ्लेक्सर मोर देन एक्सटेंसर मसल, ये आपको याद रखना है। किस वजह से होता है? ड्यू टू एक्सपोजर टू इंटेंस हीट। और फ्लेक्शन कहाँ कहाँ पे होता है? सारे जॉइंट्स पे, बट मोस्टली प्रोनाउंस कहाँ पे होता है? आपके हिप्स एंड थाइस पे। एंटीमोटम एंड पोस्टमोर्टम दोनों के केसेस में ये आपको मिलता है, डिफरेंशिएट करने के काम में नहीं आता। रॉन्ग स्टेटमेंट के रूप में ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट अपन आते हैं पोस्टमॉर्टम फाइंडिंग एक्सटर्नल, दैट इज हीट रप्चर। अब देखो, हीट रप्चर को हमें डिफरेंशिएट करना होता है लेसरेटेड इंजरी से। मैं बताता हूं क्यों। ये आप फोटोग्राफ देख रहे हो, फोटोग्राफ के अंदर आपको क्या दिख रहे हैं? ये रप्चर्स दिख रहे हैं। दीज आर हीट रप्चर्स। ये क्या है? स्किन की स्प्लिटिंग की वजह से, इंटेंस हीट की वजह से स्किन स्प्लिट हो गई, क्योंकि बॉडी एक कंपार्टमेंट है। अगर हीट होगी तो अंदर कंपार्टमेंट में प्रेशर बढ़ेगा, इवेपोरेशन या जो भी आप मान लो, और सुपरफिशियल पार्ट जो है उसका स्प्लिट हो जाएगा। सुपरफिशियल पार्ट क्या है? अपना सरफेस क्या है? स्किन। तो स्किन में आ जाएगा स्प्लिट, और उसको हम रप्चर को हम बोलेंगे हीट रप्चर, इंटेंस हीट की वजह से। इसको हमको डिफरेंशिएट करना होता है लेसरेटेड वुंड से। क्यों करना होता है? क्योंकि हमें ये सस्पेक्ट कर सकते हैं एक बर्न इंजरी के केस में कि मे बी दिस पर्सन डाइड ड्यू टू ए हेड इंजरी। तो एक बर्न का केस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? असॉल्ट या मारपीट के केस में। तो इन दैट केस हमें इन दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें हम डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करेंगे? हीट रप्चर किस वजह से होता है? प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हीट। जबकि लेसरेटेड वुंड किस वजह से होता है? इंजरी की वजह से। इसके अंदर क्या मिलते हैं? स्प्लिट्स मिलते हैं स्किन में, और लेसरेटेड इंजरी के अंदर भी क्या मिलते हैं? स्प्लिट्स मिलते हैं। इसी की वजह से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये मोस्टली किस साइड पे हो सकता है? फैटी टिश्यूज की साइट होती है, जैसे कि काव्स हो गई, आपकी थाइज हो गई, आपकी बॉडी की एक्सटेंसर सर्विस हो गई, जॉइंट्स हो गए, या स्कैल्प हो गए, जैसे कि हमने उस डायग्राम में देखा। लेसरेटेड वुंड किसी भी साइड पे हो सकता है, जहां पे डंडे से मारा या ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा, वहां पे लेसरेटेड वुंड हो सकता है। अगर शार्प इंजरी से मारा, शार्प वेपन से मारा, तो इंसाइज वुंड हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या हो जाएंगे? एक तो जब स्किन स्प्लिट होगी हीट रप्चर की वजह से, तो उसके फ्लोर पे नर्व्स, ब्लड वेसल्स इंटैक्ट मिलेंगी आपको, जबकि लेसरेटेड वुंड के अंदर क्या होगी? क्रश्ड मिलेंगी आपको। और अगर इंसाइज वुंड हुआ तो वो कट मिलेंगे आपको। सेम हीट रप्चर के अंदर क्या होगा? क्योंकि ब्लड जो है इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट में है, वो एक्स्ट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट में आया ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड नहीं मिलेगा हीट रप्चर के अंदर। जबकि लेसरेटेड इंजरी के अंदर क्या होता है? ड्यू टू ट्रॉमा ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाता है और ब्लड बाहर आ जाता है ब्लीडिंग की वजह से, तो हमें लेसरेटेड वुंड के अंदर ब्लीडिंग मिलती है। मार्जिन लेसरेटेड वुंड और हीट रप्चर के अंदर, दोनों के अंदर इरेगुलर होती है, और दोनों के अंदर स्प्लिट मिलते हैं स्किन में। ये सिमिलर फीचर्स हैं। और क्योंकि हीट रप्चर जिस टाइम पे होता है, उस टाइम पे कोई वाइटल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। वो ऑलरेडी डेथ की तरफ प्रोग्रेस कर चुका होता है, तो उसकी बॉडी की जो वाइटल रिएक्शन है वो सब स्टॉप हो गई है। तो ना तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, ना हीलिंग होगी वहाँ पे, ना रिपेयर होगा। तो वहाँ पे ब्रूजिंग या कोई वाइटल रिएक्शन के साइंस नहीं मिलेंगे। जबकि लेसरेटेड इंजरी के अंदर जैसे इंजरी होती है, वैसे हीलिंग एंड रिपेयर शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें वाइटल रिएक्शन एट द साइट ऑफ इंजरी मिलेगी। यही सेम हम डायग्राम के अंदर वापस रिविजिट करते हैं। ये देखिए, इसकी मार्जिन्स पे आपको कोई कंट्यूजन या ब्रूजिंग नहीं मिल रही है। फ्लोर पे इंटैक्ट
आपको जो भी वेसल्स वगैरह है वो इंटैक्ट मिलेंगी, कोई स्प्लिट नहीं आ रहा है उसके अंदर। और दूसरा, इसके अंदर आपको फ्लोर वाइट दिख रहा है क्योंकि कोई ब्लीडिंग नहीं है। यहां पे जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है, दिस इज ड्यू टू कंजेशन। ठीक है, रेडनेस हो गई है जलने की वजह से। पर यहां पे भी आपको कोई ब्रूजिंग वगैरह नहीं दिख रही है, ब्लीडिंग नहीं दिख रही है, वाइटल रिएक्शन नहीं दिख रही है। ठीक है। सिमिलरली, एक कंफ्यूजन हमारा हुआ हीट रप्चर से, लेसरेटेड वुंड तो नहीं है। सिमिलरली हमारे पास एक और कंफ्यूजन आता है हीट हेमेटोमा का। देखो, आपका स्कल है, ठीक है, स्कल के नीचे है ड्यूरा, और जब इंटेंस हीट से एक्सपोज होता है स्कल, तो स्कल के अंदर होती है लॉन्गिट्यूडनल वेनस साइनसेस, और होते हैं उसके अंदर डिप्लॉइक वेन। अब इंटेंस हीट की वजह से क्या हो जाएगी, चारिंग ऑफ स्कल, मतलब कि एकदम काले कोयले जैसा स्कल हो जाता है, और ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आता है और कलेक्ट हो जाता है कहाँ पे, ड्यूरा के बाहर। स्कल से नीचे अगर ब्लड आएगा तो इट विल गेट कलेक्टेड अबव ड्यूरा। तो ड्यूरा के बाहर जो हेमेटोमा या हेमरेज कलेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा होता है ट्रोमा की वजह से, जब आपके किसी ने डंडे से या ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा, तो आपके ड्यूरा से, मिडिल मेनिंजर आर्टरी वगैरह से ब्लीडिंग होती है और वो कलेक्ट हो जाती है अबव ड्यूरा, तो वो कहलाता है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। अब सेम कंफ्यूजन हमें बर्न इंजरी के केस में हीट हेमेटोमा मिलेगा, लेकिन हम उसे कंफ्यूज कर जाएंगे ईडीएस से, तो हमें लगेगा कि बर्न इंजरी का जो सब्जेक्ट है इसकी डेथ हुई है ड्यू टू हेड इंजरी, और वो केस चला जाएगा बर्न से असॉल्ट की तरफ। तो देयर विल बी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें डिफरेंशिएटिंग फीचर इन दोनों में पता होने चाहिए। दूसरा, इंटेंस हीट हुई, वही जैसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम मैंने बताया था आपको, जिसके अंदर हीट रप्चर हुआ था। सेम उसी कंडीशन में आपके क्या होगा, स्कल बोन सूचर्स पे ऐसे फ्यूज्ड है, अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो अलॉन्ग द सूचर लाइन ये सूचर्स खुल जाएंगे, बर्स्ट ओपन हो जाएंगे। वो मिमिक करेंगे फ्रैक्चर स्कल ड्यू टू फायर आर्म इंजरी। तो हमें यहाँ पे दो चीजें डिफरेंशिएट करनी पड़ गई, एक तो कहीं ईडीएस तो नहीं है जो हमें ट्रॉमा या असॉल्ट की हिस्ट्री दे, या फिर कहीं ये फायर आर्म इंजरी तो नहीं है। तो हमें बर्न डेथ को इससे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। हम देखेंगे कैसे। देखो, हीट हेमेटोमा और ईडीएच के अंदर डिफरेंसेस ये हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिए। इसके अंदर ब्लीडिंग कहां से होती है, ड्यूरल वीनस साइनस से और एमिसरी वीन से। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा के अंदर ब्लीडिंग कहां से होती है, मिडिल मेनिंजल वेसल्स के थ्रू। अब ये जो मैंने शेड कर रखा है, ये आपकी चैरिंग को शो कर रहा है, मतलब स्कल जो है काला पड़ चुका है जल के। इसके बाद ये जो मैंने ब्राउन कलर से इसको मार्क किया है और इसको रेड कलर से मार्क किया है, ये ब्लड का कलर है। इसके अंदर होता है चॉकलेट कलर, और इसके अंदर होता है ब्राइट रेड कलर। इसके अंदर मैंने नेट बनाई है, दिस इज टू रिप्रेजेंट, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है ये हनी कोम अपीयरेंस का, और यहाँ पे क्लॉटेड ब्लड मिलेगा। क्लॉट के अंदर आपको क्या मिलेगी, हनी कोम अपीयरेंस मिलेगी, और इसके अंदर हमें क्लॉटेड ब्लड मिलेगा। इसके अलावा ये जो मैंने शेप बनाया है इस हीट हेमेटोमा का, दिस इज एलिप्टिकल या इरेगुलरली ओवल, इस टाइप का आपको इसके अंदर शेप मिलेगा, जबकि ये होता है इरेगुलर शेप। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि क्योंकि एंटीमोटम कंडीशन में आपकी ड्यूरा जो है स्कल सूचर्स पे फॉर्मली एडहेरेंट होती है आपके स्कल से, तो ईडीएच जो होता है, ईडीएच मतलब ड्यूरा और स्कल के बीच का हेमेटोमा, तो वो सूचर लाइंस को क्रॉस नहीं करता है। जबकि जब ये हीट हेमेटोमा बनता है उस टाइम पे जो एडेशंस होते हैं ड्यूरा के और स्कल के, वो डैमेज हो चुके होते हैं। तो इसलिए हमारे हीट हेमेटोमा के पास में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है जो इसे रोक सके कि ये सूचरल लाइन को क्रॉस ना करे। तो हीट हेमेटोमा लिमिटेड नहीं होता सूचर से, देख रहे हो आप, ये सारे सूचर्स को क्रॉस करके इसने यहाँ पे अपना अपीयरेंस बना रखा है। एक और डिफरेंस हमें किससे क्रिएट करना था, हमें फ्रैक्चर में डिफरेंशिएट करना था। ठीक है।
अब ये मैंने अलोंग द सूचर लाइन बना रखा है, ये नॉन रेडिएटिंग एग शेल लाइक फ्रैक्चर है। मतलब एक नॉन रेडिएटिंग फ्रैक्चर होता है, जैसे एग शेल जो क्रैक होता है जब उसके अंदर से चिकन हैच होता है, उस टाइम पे उसके अंदर कोई फ्रैक्चर लाइन रेडिएटिंग नहीं मिलती है। जबकि अगर आप ट्रॉमा करोगे तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट यहां पे होगा, और इस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट की वजह से एक सर्कुलर फ्रैक्चर होगा और एक रेडिएटिंग लाइंस यहां से निकलेंगी, विच डिनोट द फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये इसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ और ये ट्रॉमा की वजह से फ्रैक्चर हुआ। तो हमें डिफरेंसेस समझ में आ गए। हीट हेमेटोमा हीट की वजह से हुआ है, और इसके अंदर फीचर्स डिफरेंट है। एक तो चारिंग होती है स्कल की, चॉकलेट ब्राउन कलर होता है, हनीकॉम्ब अपीयरेंस होता है, एलिप्टिकल इन शेप होता है, और सूचर लाइन को ये क्रॉस कर पाता है। इट इज नॉट लिमिटेड बाय द सूचर लाइन। जबकि आपका एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा सूचर लाइन से लिमिटेड रहता है एडिशंस की वजह से, ड्यूरा स्कल की। इसके बाद में इस फिगर में लास्ट पॉइंट है आपका हेमेटोमा। अगर हेमेटोमा के अंदर आपको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिल रहा है, देन दिस इज अ साइन ऑफ एंटीमोर्टम बर्न। थिंक अबाउट इट। अगर वो उसकी डेथ एंटीमोर्टम बर्न इंजरी की वजह से हुई है तो उसने स्मोक भी इनहेल किया होगा, उसकी वजह से उसके ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन भी रहेगी। और अगर उसके हेमेटोमा के अंदर हमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिल जाता है तो दैट इज कंफर्मेटरी ऑफ एंटीमोर्टम बर्न, और अगर नहीं मिलता है तो देन इट इज कंफर्मेटरी ऑफ पोस्टमोर्टम बर्न। लेकिन हीट हेमेटोमा अपने आप में सारी बर्न इंजरीज के अंदर नहीं बनता है। तो जब बनेगा और हम उसके अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन मेजर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दिस इज ए केस ऑफ एंटीमोर्टम बर्न या पोस्टमोर्टम बर्न। दोनों के अंदर मिलता है हीट हेमेटोमा, एंटीमोर्टम और पोस्टमोर्टम बर्न के अंदर। डिफरेंशिएट एंटीमोर्टम और पोस्टमोर्टम बर्न में सीओएचबी के कंसेंट्रेशन को मेजर करके होता है। तो हीट हेमेटोमा से डिफरेंशिएट नहीं करते, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन हीट हेमेटोमा में कितना है उसके बेसिस पे हम एंटीमोर्टम पोस्टमोर्टम में डिफरेंशिएट करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट फीचर। इसके बाद में हम आते हैं स्पेसिफिक फीचर्स पे ऑर्गन्स के। जो बर्न इंजरी होती है उसके अंदर ऑर्गन कैसे हो जाते हैं, कुक्ड अपीयरेंस हो जाता है, सिक जाते हैं ऑर्गन्स अंदर से, उनको बोलते हैं हम पपेट ऑर्गन्स। इसके बाद जो आपके लैरिंग्स और ट्रेकिया होते हैं उसके अंदर म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, म्यूकस है, सीलिया है। अगर किसी का एंटीमोर्टम बर्न है, आप इमेजिन करो एक कमरा है उसके अंदर आग लगी हुई है, वो उसमें ब्रीद कर रहा है मरने से पहले, जल के मरने से पहले, तो उसकी ट्रेकिया के अंदर लैरिंग्स के अंदर क्या एंटर होगा, स्मोक एंटर होगा। वहां पे कार्बन और स्मोक पार्टिकल को कौन कैप्चर कर लेगा, सीलिया, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, म्यूकोजल सीक्रेशंस। वो हमें किस तरीके से मिलते हैं पोस्टमार्टम के टाइम पे, सूट पार्टिकल्स की फॉर्म में। इट इज द श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम बर्न। क्योंकि अगर किसी की पोस्टमार्टम अगर किसी को मार के और फिर बाद में आग में फेंक दिया तो उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो गई, तो उसके लैरिंग्स और ट्रेकिया में सूट पार्टिकल नहीं मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम बर्न क्या है आपका, सूट पार्टिकल एंड ट्रेकिया। श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम हैगिंग आपको बोलता है ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अल्सर पे। देखो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडोनम में और गैस्ट्रिक एंट्रम में, ये क्वेश्चन आया फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडोनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडोनम में और गैस्ट्रिक एंट्रम में 3 से 10 दिनों के बाद अगर इंसान बच जाए, किसी तरीके से वो 3 से 10 दिन सर्वाइव कर जाए, तो हमें कई सारे केसेस में गैस्ट्रिक एंट्रम में और इसमें हमें मिलते हैं अल्सर्स, ब्राउनिश अल्सर्स मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं कर्लिंग अल्सर्स। ये मिलते हैं बर्न के केस में। मिलता जुलता नाम जिसको हम याद रखेंगे दैट इज कशिंग्स अल्सर। ठीक है। ये किसके केस में मिलते हैं, हेड इंजरी के केस में। तो बर्न से कर्ल आप याद रख लेना, दूसरा वाला तो हेड इंजरी के केस में है ही सही। अगर पेशेंट 3 दिन से ज्यादा और सर्वाइव कर गया तो एक तो उसके आएंगे कर्लिंग अल्सर, दूसरा उसकी बॉडी में, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसकी स्किन वो जा चुकी है ओवर ए लार्ज एरिया, तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करेंगे और वो पस फॉर्मेशन और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करेंगे। उसकी वजह से उसकी बॉडी में हो जाएगा सेप्टिसीमिया। तो हमें प्यूरिलेंट डिस्चार्जेस मिल सकते हैं उसकी बॉडी कैविटीज में, उसके फ्लूइड्स जो हैं स्ट्रॉ कलर्ड हो सकते हैं और ऑर्गन्स उसके कंजेस्टेड हो सकते हैं। ठीक है। ये हो गई पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। इसके बाद आते हैं हम डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन कहाँ पे,
एंटीमोर्टम बर्न और पोस्टमॉर्टम बर्न के केस में देखो, हमें एक बॉडी मिली है जली हुई, उसकी डेथ हो चुकी है। उस केसेस में हम एंटीमोर्टम बर्न और पोस्टमॉर्टम बर्न में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये हम इस फिगर के बेसिस पे देख सकते हैं। थोड़ा सा हम पहले इस फिगर पे कंसंट्रेट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जो मैंने बनाया है बीच में ब्राउन से, दिस इज बॉर्डर ऑफ वेसिकल। एक वेसिकल मतलब एक ब्लिस्टर, जब आप जलते हैं तो आपके क्या हो जाता है, फफोला, मतलब ब्लिस्टर। अब इस ब्लिस्टर और कुछ फीचर्स के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि बर्न एंटीमोर्टम है या पोस्टमॉर्टम है। और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके वाइवा में, आपके थ्योरी में और आपके नीट पीजी में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो फफोला है, जो ब्लिस्टर है, उसके आसपास आपको क्या दिखेगी, रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। क्योंकि वाइटल रिएक्शन है, इसलिए ये एंटीमोर्टम इंजरी के अंदर मिलेगी। इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, वेसिकल विद एल्बुमिन। इस वेसिकल के अंदर, इस ब्लिस्टर के अंदर, इस फफोले के अंदर हमको क्या मिलेगा, एल्बुमिन क्लोराइड और रिएक्टिव फ्लूइड मिलेगा। जबकि अगर पोस्टमॉर्टम बर्न के अंदर कोई ब्लिस्टर बनता है तो उसके अंदर हमें मिलती है सिर्फ एयर, मोस्टली एयर होती है उसके अंदर। रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन तो इसमें होती ही नहीं है क्योंकि वाइटल रिएक्शन नहीं है। तीसरा, इसके अंदर चेंज आता है एंजाइमेटिक रिएक्शन एट द पेरिफेरी, जो कि डिनोट करती है इन्फ्लेमेशन, रिपेयर और पस फॉर्मेशन को। जबकि इसके अंदर वाइटल रिएक्शन वगैरह एब्सेंट होगी। तो आपको इस डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन से समझ में आ जाएगा कि चेंजेस कहां आ रहे हैं। इसके बाद सूट पार्टिकल्स इन ट्रेकिया एंटीमोर्टम बर्न में प्रेजेंट रहेंगे, इसमें एब्सेंट रहेंगे। म्यूकस इन ट्रेकिया इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, इसके अंदर एब्सेंट रहेगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज ऑल्सो ए साइन ऑफ एंटीमोर्टम बर्न, और यहाँ पे एब्सेंट। तो हमने सारे फीचर्स को यहाँ पे क्लब कर दिया। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंटीमोर्टम और पोस्टमॉर्टम बर्न के बीच में डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया है आपके, एक तो रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन, ये चार ऑप्शन के अंदर तीन चार सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स डाल के उन्होंने पूछे थे, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट एंटीमोर्टम बर्न्स। ठीक है, अलग अलग बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आए, बट पॉइंट्स यही दो तीन रहे हैं। और मेन इस वेसिकल का कंटेंट, इसके अंदर एयर होती है और इसके अंदर होती है एल्बुमिन क्लोराइड एंड न्यूट्रोफिल्स। आगे चलेंगे। देखो, स्पेसिफिक साइन ऑफ एंटीमोर्टम बर्न, अब एक बार हम क्लब कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सूट पार्टिकल इन ट्रेकिया, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाएगा 5% से ज्यादा। वाइटल रिएक्शन हमको मिलेगी, इन्फ्लेमेशन मिलेगा, रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन मिलेगी एंटीमोर्टम बर्न के अंदर। ट्रू ब्लिस्टर मतलब एल्बुमिन क्लोराइड और न्यूट्रोफिल उसके अंदर मिलेंगे। इंक्रीज सल्फाइड्रिल ग्रुप पेरीफेरी पे और वेसिकल्स के अंदर, ये हमको मिलेगा। सीरोटोनिन और हिस्टामिन दोनों मीडिएटर्स हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ये मिलेंगे। हीलिंग एंड रिपेयर, पस ग्रैनुलेशन टिश्यू, ये हमको मिलेगा। ऐसी चीजें जो कि बर्न के अंदर मिलती है लेकिन एंटीमोर्टम और पोस्टमॉर्टम बर्न में डिफरेंशिएट नहीं करती है, वो कौन कौन सी है। प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड, मैंने बताया था आपको, फिजिकल रिएक्शन है, वाइटल रिएक्शन नहीं है। हीट हेमेटोमा एंटीमोर्टम पोस्टमॉर्टम दोनों के अंदर मिल सकती है। हीट रप्चर, स्प्लिट ऑफ स्किन, कंपार्टमेंट की वजह से, प्रेशर की वजह से, दोनों के अंदर मिल सकता है। हीट फ्रैक्चर, हीट फ्रैक्चर क्या होता है, इंटेंस हीट की वजह से कभी कभी बोन्स भी क्रैक हो जाती है, ठीक है, वो मिलते हैं आपको। जैसे स्कल फ्रैक्चर मैंने आपको बताया था। ये सारी नॉन स्पेसिफिक हैं, एंटीमोर्टम और पोस्टमॉर्टम बर्न दोनों में मिल सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टू बर्न है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं अपन स्काल्ड पे। स्काल्ड मतलब क्या होता है, गर्म पानी या गर्म लिक्विड की वजह से जो बर्न इंजरी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज स्काल्ड। अब इसके अंदर वही फैक्ट जैसे हमने बोला था, बर्न के अंदर 44 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर इतने 5 to 6 आवर्स और 65 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 to 3 सेकेंड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ ही सेकंड्स काफ़ी हैं जलाने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी फैक्ट्स हैं कि लिक्विड मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम
कैन कॉज बर्न। और एक्चुअल स्किन टेम्परेचर मोर देन 44 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए फॉर कॉजिंग स्काल्ड बर्न। स्काल्ड के अंदर क्या होती है? ओनली सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन इन्वॉल्व होती है, डीपर लेयर्स नहीं इन्वॉल्व होती है मैक्सिमम। अब इसके अंदर एक फैक्ट और है कि वाटर और स्टीम दोनों में से कौन ज्यादा डैमेज कर सकता है ह्यूमन बॉडी को? वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी 546 कैलोरी, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 ग्राम स्टीम और 1 ग्राम वाटर, बॉइलिंग वाटर, दोनों में से ज्यादा इंजरी कॉज करती है आपकी स्टीम। फैक्ट, आपके पीएमटी का फैक्ट है। तो अगर कोई वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जाने की कोशिश करता है तो इससे पहले कि वो चारिंग करे बॉडी की या टिश्यू की, उससे पहले ही वो बदल जाता है स्टीम में। इसलिए स्कार्ड के केसेस में चारिंग नहीं होती है स्किन। अब एक तो होता है फ्लेम बर्न, मतलब कि आग लग गई और उसकी वजह से बर्न हो गया। दूसरा मॉइस्ट हीट यानी स्काल्ड, लिक्विड की वजह से जो बर्न होता है। और तीसरे होते हैं कोरोसिव। कोरोसिव मतलब लिक्विड बट एसिड बेसिस, एसिड जैसे HCl HNO3 H2SO4, बेस जैसे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो इनके बर्न्स में मतलब डिफरेंशिएट करना जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोरोसिव के केस में, कोरोसिव के केस में आपको बर्न्स में डिफरेंशिएट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि फ्लेम बर्न, मॉइस्ट हीट, ये तो होते तो हैं डेंजरस, इनसे अगर ग्रीवियस इंजरी हो जाती है तो 326 के अंदर आ जाती है। लेकिन क्योंकि जैसे आपने मूवीज देखी होगी, छपाक वगैरह हो गई, तो इंडिया में क्या हो गया, एसिड अटैक्स के केसेस बढ़ने लगे और उनको रोकने के लिए कुछ प्रोविजंस ऐड कर दिए गए सीआरपीसी के अंदर और पनिशमेंट स्ट्रिक्ट कर दिया गया आईपीसी के अंदर, और बनाई गई 326 ए और 326 बी। ये विट्रियोलेज के केसेस में होती है। विट्रियोलेज क्या होता है? थ्रोइंग ऑफ एसिड ऑन somebody else, उसके केसेस में बनाई 326 ए और बी। तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है कि जब भी आपके पास बर्न इंजरी का केस आता है तब अपोजिट पार्टी मतलब डिफेंस वाले ये ट्राई करते हैं कि इस केस को कोरोसिव से शिफ्ट करके कहीं ना कहीं फ्लेम बर्न या मॉइस्ट हीट पे ले आए, तो ये सिर्फ 326 रह जाएगा। क्योंकि अगर ये 326 ए और बी के अंदर चला गया तो एक तो कोर्ट स्पेशल हो जाती है, महिला उत्पीड़न कोर्ट, उसके अंदर ट्रायल्स बहुत स्पीडी होते हैं, और दूसरी इसके अंदर कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट होती है, प्रोविजन बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वो ट्राई करते हैं कि बर्न इंजरी है, बर्न इंजरी को कैसे भी करके फ्लेम बर्न या मॉइस्ट हीट से बर्न से वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर दें, इधर की तरफ ले आए केस को। आपको अपनी फाइंडिंग्स पे, अपनी इंजरी रिपोर्ट के अंदर स्पेसिफिकली इन चीजों को डिफरेंशिएट करते हुए मेंशन करना आना चाहिए कि एक्चुअली में वो जो इंजरी है जो आप देख रहे हैं, जिसका असेसमेंट आप कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू कोरोसिव और ड्यू टू मॉइस्ट हीट या फ्लेम बर्न। क्योंकि जले जले में डिफरेंशिएट करना भी बहुत मुश्किल होता है और आपकी एक लाइन की चूक किसी विक्टिम को इंसाफ दिलाने से महरूम कर सकती है। तो इसलिए इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना, बहुत ध्यान लगा के पढ़ना, इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं और ये प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आपके इसमें से ओस्की पार्ट मेरे को निकालना हो तो ये सबसे फेवरेट पार्ट है। ओस्की क्या होता है? ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। चाहे आपका नेक्स्ट का फेज 1 हो या नेक्स्ट का फेज 2 हो, दिस चार्ट हैज इट ऑल। सबके लिए मटेरियल है, आपके वाइवा, थ्योरी, आपका नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2। बहुत रेयर टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से ऐसी चीजें निकलेंगी, जैसे कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ रेप। रेप के अंदर फाइनल ओपिनियन जो बनती है उसके अंदर भी चार्ट है, उसके अंदर सब कुछ है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसके अंदर थ्योरी है, उसके अंदर ऑस्की है, उसके अंदर ऑस्पी है, सब कुछ फ्रेम हो सकता है उसके अंदर। तो इसको थोड़ा ध्यान देके पढ़ना। ट्रिक सिंपल सी है। फीचर्स कौन से हैं? पेन, दर्द, फफोले, रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन, सिंजिंग ऑफ हेयर जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होती है? जहां पे फ्लेम गई या जहां पे आपके कांटेक्ट हुआ हीट का उस मटेरियल की वजह से, वहां पे कोई कलर बन रहा है क्या। ट्रिकल साइन, जैसे अगर आप पानी अपने ऊपर उंडेलेंगे तो पहले तो पानी आपको गीला करेगा ऊपर, फिर
ऐसे ट्रिकल होता है, रेले बनते हैं पानी के, ऐसे चलते हैं, तो बूंदे यूं अलोंग द सरफेस ऐसे ट्रिकल करती है, अपना पाथवे लेती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिकल साइन। अल्सरेशन, जैसे आपका स्किन टिश्यू है, इसके अंदर अल्सरेशन कर देना, ठीक है। डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यू। तो फ्लेम बर्न, मॉइस्ट हीट और कोरोसिव के अंदर डिफरेंस यही आता है, आप सीधा से याद रखो, इसमें होता है, फ्लेम के अंदर होता है पीवीआरएस पॉजिटिव और स्टड नेगेटिव। पीवीआरएस मतलब पेन, वेसाइकल, रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन, सिंजिंग, स्टेनिंग, ट्रिकल, यू डी। पीवीआरएस पॉजिटिव है और स्टड नेगेटिव है। अब इसको भूलेंगे हम थोड़ी देर के लिए, मॉइस्ट हीट को, कोरोसिव पे आएंगे। कोरोसिव में पीवीआरएस नेगेटिव है और स्टड पॉजिटिव है। मॉइस्ट हीट के अंदर दो ही डिफरेंस आते हैं, एक तो आपका सिंजिंग ऑफ एयर। अब आपके हीट चाहिए उसको, केराटिन को मेल्ट होकर रिसोलिडिफाई होने के लिए, पहले मेल्ट तो हो, उसके लिए उसे फ्लेम चाहिए। मॉइस्ट हीट में वो फ्लेम होती नहीं है, इसलिए इसके अंदर सिंजिंग ऑफ एयर एब्सेंट होता है मॉइस्ट हीट के अंदर। दूसरा, फ्लेम की तरह ये बह नहीं सकती, लेकिन एसिड की तरह ये ट्रिकल करती है, तो यहाँ पे ट्रिकल साइन हो जाता है प्रेजेंट। मतलब अगर आपने किसी के ऊपर एसिड फेंका, वो भी ऐसे टपक के नीचे आएगा, और आपने किसी के ऊपर गर्म पानी फेंका, वो भी ऐसे टपक के नीचे आएगा। तो आपका ट्रिकल या स्प्लैश साइन जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, फ्लेम बर्न के अंदर ये एब्सेंट होता है। तो आपको बेसिकली दो ही फीचर याद रखने हैं, बाकी फ्लेम बर्न के अंदर पीवीआरएस पॉजिटिव और स्टड नेगेटिव, कोरोसिव के अंदर पीवीआरएस नेगेटिव और स्टड पॉजिटिव। ये फीचर दो आप कॉमन सेंस से याद रख सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये डिफरेंसेस में दिया हुआ था, मुझे स्ट्राइकिंग लगा इसलिए मैंने नोट कर दिया यहाँ पे। वेसिकल्स जो होते हैं, ब्लिस्टर्स जो होते हैं, फफोले जो होते हैं, वो फ्लेम बर्न के अंदर होते हैं, जहां पे एक्चुअल बर्न इंजरी होती है उसकी पेरीफेरी पे, और इसके अंदर होते हैं मॉइस्ट हीट के ओवर द एरिया, जहां पे पानी गिरा है गर्म, वहीं पे ब्लिस्टर बनेगा। ये डिफरेंसेस इसके अंदर आ जाता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज इलेक्ट्रिक्यूशन या इलेक्ट्रिक बर्न। हमने फ्लेम बर्न देखा, हमने स्काल्ड बर्न देखा, हमने बर्न ड्यू टू कोरोसिव देखा। उसके बाद हम लेकर चलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजरी की वजह से होने वाले बर्न। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, इनके अंदर फ्लो कर रहा है करंट, उस करंट की वजह से हो सकती है इलेक्ट्रिकल इंजरी, और उसकी वजह से हो सकते हैं बर्न्स। उनको हमने क्लासिफाई किया है इलेक्ट्रोक्यूशन या इलेक्ट्रिक बर्न के अंदर। अपना इफेक्ट कैसे दिखाते हैं? नंबर वन, दे शो देयर इफेक्ट ड्यू टू सेलुलर डिपोलराइजेशन। आपके नर्व फाइबर होता है एक्सॉन, इनके अंदर जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, दैट इज ड्यू टू डिपोलराइजेशन इन मिली वोल्ट्स। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, इसका परमानेंट सेलुलर डिपोलराइजेशन कर देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर इंपल्स ट्रांसमिशन हो जाता है ब्लॉक। तो नंबर वन इफेक्ट तो इसकी वजह से आता है। नंबर टू इफेक्ट आता है ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पैसेज ऑफ करंट थ्रू द बॉडी। हमने पढ़ा है कि जब भी करंट किसी रेजिस्टेंस से पास होता है, तो हीट एनर्जी के थ्रू उसका पावर लॉस होता है, और यही हीट जब बॉडी के अंदर रिलीज होगी तो वो भी डैमेज कॉज करेगी। तो इफेक्ट किस किस की वजह से आते हैं? नंबर वन, ड्यू टू सेलुलर डिपोलराइजेशन, एंड सेकंड इज ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू पैसेज ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, दैट इज बॉडी। किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है? ये जो इफेक्ट्स हैं, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? नंबर वन, एसी इज मोर डेंजरस देन द डीसी। एसी डीसी क्या है? अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अगर लो एम्पेरेज में अल्टरनेटिंग करंट है, तो व्हाट विल इट कॉज? ये करेगा सेलुलर डिपोलराइजेशन, और सेलुलर डिपोलराइजेशन की वजह से, जैसे आपने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होल्ड कर रखा है, जिसकी वजह से करंट अगर आपको लग रहा है, तो आप उसको होल्ड करे ही रखोगे, उसको रिलीज नहीं कर पाओगे। नॉन रिलीज फिनोमिना इसको हम बोलते हैं ना, करंट चिपक गए, उसके बाद वो होल्ड ही रह जाता है हाथ में वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो उसको बोलते हैं हम नॉन रिलीज फिनोमिना। किसकी वजह से होता है ये? टिटानी की वजह से। उसका रीजन क्या है? सेलुलर
डिपोलराइजेशन। लोकल मसल्स के अंदर जो नर्व फाइबर्स इंपल्स ट्रांसमिशन कर रहे, रिलीज करने के लिए, वो इनफेक्टिव हो जाता है। हाई एम्पेरेज पे अगर करंट पास होगा तो ये हीट इफेक्ट भी देगा और टेटानी भी कॉज करेगा। दूसरा, अमाउंट ऑफ करंट। एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ करंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, और उसकी वजह से होंगे बॉडी में डैमेज या इंजरी। पाथ ऑफ द करंट। ये एक इंसान है, अगर इसने इस हाथ में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पकड़ लिया और ये वाला हाथ इसका दीवार पे है, तो करंट यूं फ्लो करेगा, इसके पाथ में आ जाएगा हार्ट, उसकी वजह से ये फैटेलिटी इस केस की बढ़ जाएगी। इसी के बजाय अगर इसने दीवार को टच नहीं कर रखा है और ये नंगे पैर है, तो करंट फ्लो करेगा इस तरीके से। तो अगर वाइटल ऑर्गन किसी भी तरीके से करंट के पाथ में आ रहे हैं, अर्थिंग के पाथ में आ रहे हैं, तो उन केसेस में फैटेलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, डैमेज और इंजरीज इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद ड्यूरेशन, कितने टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है। इसके बाद साइट ऑफ कॉन्टैक्ट, किस साइड पे है। फॉर एग्जांपल अगर आपके हेड एंड नेक पे होगा तो इनवेरिएबली करंट फैटेलिटी कॉज करता है। इसके बाद रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आपके काफी रेगुलरली पूछा जाता है। तो एक सीक्वेंस डिसाइड हो गया आपका कि मिनिमम जो रेजिस्टेंस होता है बॉडी में दैट इज ब्लड वेसल का होता है, और मैक्सिमम जो होता है वो आपकी बोन का होता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट लीस्ट होता है। इसके बाद स्किन के अंदर भी वेट और ड्राई। वेट का जो रेजिस्टेंस रहता है वो सबसे कम होता है, और करंट फ्लोज अलोंग द पाथ ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस। तो अगर उसकी किसी व्यक्ति की बॉडी गीली है तो वो उसकी बॉडी से पास ना करके वो पास करेगा थ्रू द वेट स्किन। ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल इंजरीज। अब जैसे अप्लायंसेस भी अलग अलग होते हैं, करंट के सोर्सेज भी अलग अलग होते हैं, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिकल इंजरीज को या इलेक्ट्रोक्यूशन को क्लासिफाई किया गया तीन टाइप्स में। सबसे पहले लो टेंशन इंजरीज, जैसे कि आपके हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप किसी स्विच बोर्ड से चिपक गए, इलेक्ट्रिकल इंजरी हो गई, या फिर आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से आपसे डायरेक्ट टच में आ गए, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिकल इंजरी होगी। हाई टेंशन इंजरीज, जैसे ट्रांसफार्मर के पास से आप निकल रहे हैं, हाई टेंशन रेलवे लाइन जो निकल रही है उसको आपने टच कर लिया, तो दैट इज हाई टेंशन इंजरीज। इसके अलावा लाइटनिंग इंजरीज, मतलब कि आकाशीय बिजली। अगर आपके ऊपर लाइटनिंग गिर जाए, लाइटनिंग स्ट्राइक जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी आपको हो जाती है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं लाइटनिंग इंजरी से। अब इसके बाद सबसे पहले आते हैं हम लो टेंशन इंजरीज पे, मतलब हाउस होल्ड अप्लायंसेस से होने वाली इंजरीज पे। डिफरेंशिएटिंग, अगर लो टेंशन इंजरीज है तो उसके अंदर आपको मिलेंगे जूल बर्न्स, अगर हाई टेंशन इंजरीज है तो उसके अंदर आपको मिलेंगे बर्न्स, क्रोकोडाइल बर्न्स, इलेक्ट्रिकल पर्ल्स, बोन पर्ल्स। तो इसलिए आपको फीचर्स के बेसिस पे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंट्री वुंड या जूल बर्न इज ए फीचर ऑफ लो टेंशन इंजरीज, लो टेंशन इलेक्ट्रोक्यूशन। क्रोकोडाइल बर्न्स वो किसका फीचर है, हाई टेंशन इंजरी का, हाई टेंशन इलेक्ट्रोक्यूशन का। अब इसके अंदर क्या हुआ है, वही आदमी, उसने हाथ में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पकड़ लिया, यहां से करंट पास होना शुरू किया, तो जहां से करंट एंटर होता है बॉडी में वहां पे वो कॉज करता है एंट्री वुंड। ये एंट्री वुंड बहुत स्पेसिफिक होता है, इलेक्ट्रिकल इंजरी का होता है, और इसके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो कि हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। जैसे इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा करूं, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये एक इंजरी दिख रही है। इसके अंदर क्या हुआ है कि जहां पे साइट ऑफ कॉन्टैक्ट था
जहां पे साइट ऑफ कॉन्टैक्ट था इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का, जो इलेक्ट्रिकल इंजरी जिसने कॉज की, जैसे वायर हो गया, अप्लायंस हो गया, वहां पे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वहां पे क्या हुआ है, एकदम से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है लोकली। फिर वहां पे हुआ है एक ब्लिस्टर फॉर्मेशन, और वो ब्लिस्टर हो गया है कोलैप्स। तो एक होता है ये सेंट्रली कोलैप्स ब्लिस्टर विद रेज्ड बॉर्डर, इसकी बॉर्डर्स जो होती हैं वो रेज हो जाती हैं, और सेंट्रली कोलैप्स ब्लिस्टर होता है। ये किस टाइप का होता है, ये होता है क्रेटर शेप। क्रेटर होता है ना, मतलब जैसे चंद्रमा पे जो गड्ढे बोलते हैं क्रेटर्स, उस शेप का होता है। राउंड, ओवल एंड इरेगुलर शेप। राउंड हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, या फिर इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। फ्लोर, इसका ये जो फ्लोर है ये होता है पेल, और स्किन जो होती है यहाँ पे हो जाती है फ्लैट। ब्लिस्टर बना और वो कोलैप्स हो गया हाथों हाथ, उसने कर दी एक क्रेटर शेप्ड इंजरी जो कि राउंड, ओवल, इरेगुलर शेप की है। फ्लोर कैसा होता है, इसका पेल होता है और फ्लैटेंड स्किन होती है। अब इसके अराउंड हमको क्या क्या मिलता है। नंबर वन, पकरिंग ऑफ स्किन अराउंड द एज ऑफ बर्न। ये जो बर्न इंजरी एंट्री वुंड है, इसके अराउंड पकरिंग मिलेगी। इसके बाहर एक एरिया होगा पैलर का, मतलब वाइटनेस का। फिर इसके बाहर एक एरिया होगा हाइपरीमिया का, रेडनेस का। ये स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं एक एंट्री वुंड के या जूल बर्न के, जो कि हमें मिलते हैं लो टेंशन इलेक्ट्रोक्यूशन में। इसके बाद हम आते हैं एग्जिट वुंड पे। दोनों लो टेंशन इंजरीज के फीचर हैं। इसके कुछ फीचर सेम होते हैं, एंट्री वुंड जैसे ही होते हैं, लेकिन मार्जिन बाहर की तरफ होती है। अपीयरेंस थोड़ा सा वेरिएबल होता है, लेकिन यूजुअली ये लार्ज होता है एंट्री वुंड से, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस जो होती है वो तो छोटी सी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आपने पकड़ा, वो लोकलाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ब्लिस्टर फॉर्मेशन करेगी, फिर वो कोलैप्स होगा। जबकि एग्जिट वुंड क्या होता है, यहाँ पे अर्थिंग हो रही है, तो जहाँ पे पाँव पूरा रखा हुआ है उसमें से जो मैक्सिमम सरफेस एरिया टच हो रहा है वहां पे होगी एग्जिट वुंड इंजरी। यहां से हीट पास हो रही है, यहां से मतलब बॉडी से करंट बाहर निकल रहा है, अर्थिंग पे जा रहा है। तो एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड किसके फीचर होते हैं, लो टेंशन इलेक्ट्रिक इंजरी के। ये भी एग्जिट वुंड है, देखो आप, इसमें तो पूरे पाँव से ही पूरा ब्लड, वो जो करंट है वो बाहर फ्लो कर गया। इतना बड़े एरिया में इन्होंने एग्जिट वुंड क्रिएट कर दिया। इसके बाद क्या होता है, अगर माइक्रोस्कोपिकली हम देखें, तो अगर हम एपिडर्मिस के सेक्शन करें, मतलब देखें, तो इसमें ये सेल्स हो गए। इसके अंदर न्यूक्लियस जो होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के, और इनका हो जाता है वैक्यूलाइजेशन। स्ट्रीमिंग ऑफ न्यूक्लियाई पैरेलल टू ईच अदर, पेलाइसाइड अपीयरेंस इसको बोलते हैं। और वैक्यूलाइजेशन ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ये दोनों चेंजेस हमको इलेक्ट्रिकल इंजरी के अंदर माइक्रोस्कोपिकली देखने को मिलते हैं। हमने देख ली लो टेंशन इंजरी, इसके बाद हम देखेंगे हाई टेंशन इंजरी। हाई टेंशन इंजरीज मतलब जो कि ट्रांसफार्मर या हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइंस रेलवे की जा रही होती हैं, उनसे अगर कोई इंजरीज हो जाए, उसके अंदर करंट का मैग्नेट जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है वो दैट इज मोर देन 1000 वोल्ट। हाउस होल्ड वाले लो टेंशन किसको बोलते हैं हम, लेस देन 1000 वोल्ट। इसके अंदर इंजरी तीन टाइप से हो सकती है। नंबर वन इज फ्लैश बर्न, मतलब कि आर्सिंग की वजह से। जैसे ये एक ट्रांसफार्मर है, इसके पास में एक इंसान खड़ा हुआ है, एक्चुअल कांटेक्ट में ये नहीं आया है, और यहां से इसके बीच में एयर गैप है, लेकिन इसका वोल्टेज इतना हाई होता है इस ट्रांसफार्मर का कि ये आर्सिंग के थ्रू अपना फ्लो ऑफ करंट सिक्योर कर लेता है, और इसकी बॉडी के थ्रू करंट फ्लो कर जाता है नीचे। हाई वोल्टेज में होता है ट्रांसफार्मर हो गया, इसको बोलते हैं आर्सिंग, मतलब एयर गैप के थ्रू भी करंट जंप कर जाता है, इसकी वजह से होता है फ्लैश बर्न। दूसरा होता है फ्लेम बर्न, जब ये करंट बॉडी में से फ्लो कर रहा है, तब हाई वोल्टेज है, रेजिस्टेंस बॉडी का है,
तो हाई हीट प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से कई बार कपड़ों में आग लग जाती है, उसकी वजह से हो जाती है बर्न इंजरीज, जो होती है फ्लेम की वजह से। मतलब लाइक बर्न, जैसे बर्न में हमको एंटीमोटम बर्न में जैसे फीचर मिले थे वो मिलते हैं। और करंट इटसेल्फ, करंट की खुद की वजह से वो खुद भी लोकलाइज इंटरनल हीट प्रोड्यूस करेगा, सेलुलर डिपोलराइजेशन करेगा, इन सब की वजह से होती है इंसान की डेथ। इसके अंदर तीन स्पेसिफिक फीचर्स है, जैसे उसके अंदर हमने जूल बर्न देखा था जिसमें एंट्री और एग्जिट वुंड हमको मिल रहे थे, इसके अंदर हमको मिलते हैं क्रोकोडाइल स्किन लीजन, करंट पल्स और बोन पल्स। तीनों क्या चीज है? एक्सटेंसर सरफेस पे कॉन्फ्लुएंट न्यूमरस एरियाज मिलते हैं थर्ड डिग्री बर्न के, जो कि होते हैं रेडिश ब्राउन कलर के। ठीक है, स्पार्क लीजन पंच्ड आउट टाइप के दिखते हैं ये, इनको बोलते हैं हम क्रोकोडाइल स्किन लीजन। जैसे कि क्रोकोडाइल की स्किन होती है ना पैचेस में हार्ड उठी हुई ब्राउनिश ब्लैकिश, जो उस टाइप के लीजन आपको स्किन पे मिलेंगे हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल इंजरी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल स्किन लीजन। दूसरी बात, अगर मान लो ये एक्चुअल टच में आ जाए तो इसके अंदर क्या होगा, मेटेलिक सरफेस से जब ये टच होगा बॉडी सरफेस, तो मेटेलिक सरफेस जो करंट ट्रांसफर कर रही है उसके साथ मेटल के भी कुछ पार्ट इसकी स्किन में एम्बेड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं करंट पल्स। और इसको देखने का तरीका क्या है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर एक्रो रिएक्शन टेस्ट। इसके अलावा मैंने आपको हेयर की सिंजिंग बताई थी जिसमें केराटिन पहले मेल्ट होता है फिर रीसोलिडिफाई हो जाता है, उसी तरीके से आपके जैसे ये लॉन्ग बोन है, अगर ये लॉन्ग बोन है तो जैसे मोमबत्ती पे से मोम पिघलता है उसी तरीके से इस पे भी कैल्शियम फॉस्फेट मेल्ट होके इस तरह की नोड्यूल बना लेता है। और ये एक्सरे पे राउंड डेंस फोकाई ऐसे दिखते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बोन पर्ल्स, मोतियों की तरह दिखते हैं, बीड्स। इसके अंदर क्या हुआ है, हाई टेंशन फ्लो हुआ है, बोन का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है बॉडी में, हमने देखा था, तो इसके अंदर हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। फिर क्या होता है, इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट मेल्ट हो जाता है और रीसोलिडिफाई होता है फिर बाद में, और वो ऐसे नोड्यूल्स के अंदर फॉर्म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बोन पर्ल्स। सस्पेंडेड एनिमेशन इसके अंदर हो सकता है। सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बॉडी की वाइटल रिएक्शन, मतलब वाइटल एक्टिविटी जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सब मिनिमम पे आ जाता है, लीस्ट मिनिमम पे, या फिर अनडिटेक्टेबल हो जाता है, जैसे कई साधुज योगीज वगैरह करते हैं। तो इसको हम आपको पोस्टमार्टम चेंजेस के अंदर बताएंगे डिटेल में। अभी के अंदर आप इतना समझ लो कि ये इलेक्ट्रोक्यूशन में मिलता है, इस पर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। सस्पेंडेड एनिमेशन, एनिमेशन इज सीन इन, तो उसमें आंसर होता है आपका इलेक्ट्रोक्यूशन। कॉज ऑफ डेथ क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? हाइपोथर्मिया के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर कॉज ऑफ डेथ इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट। इसके अंदर भी क्या होता है, अब हार्ट का कंडक्शन सिस्टम जो है वो डिपोलराइजेशन हो ही गया है इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज की वजह से, तो उसमें लो वोल्टेज के अंदर क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होगा, उसकी वजह से हो जाएगी डेथ। ठीक है, लो वोल्टेज के अंदर ही एक और हो सकता है कि रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर भी जो है पोलराइजेशन रिपोलराइजेशन फिनोमेना होता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, और क्योंकि वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेटेड रहती है, नर्व का पूरा हो गया डिपोलराइजेशन, तो रेस्पिरेटरी मसल्स की भी फंक्शनिंग हो जाएगी सस्पेंडेड। तो उस केस में जब सांस नहीं ले पाएगा इंसान तो उसकी वजह से हो जाएगा एस्फिक्सिया। इसके अलावा हाई वोल्टेज के अंदर क्या होगा, आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है उनका इनिबिशन हो जाएगा, उसके अंदर हो जाएगी करंट के पैसेज की वजह से इलेक्ट्रोथर्मल इंजरी। और हमें पता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर और वेसोमोटर सेंटर्स हैं, उनकी इंजरी की वजह से हो जाएगा कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट या एसिस्टोल। अब इतना हाई वोल्टेज अगर बॉडी में से पास कर रहा है, हमने बोला था फ्लेम इंजरी भी हो रही है, तो उसकी वजह से बर्न भी हो सकता है, और जो बर्न के सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि सेप्टिसीमिया, वो इलेक्ट्रिकल इंजरी के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या होगी? पोस्टमार्टम फाइंडिंग हमको सीन ऑफ क्राइम से बहुत हेल्प करती है।
मतलब कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोक्यूशन इंजरी के अंदर। हमें आसपास कोई कंडक्टर मिल रहा है, किसी बिजली के खंभे के नीचे पड़ा हुआ है, या ट्रेन के डिब्बे के ऊपर ही पड़ी हुई है बॉडी, तो हमें समझ में आएगा कि हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन से कनेक्टेड है। या फिर घर में पानी के टब में है और उसमें तार रखा हुआ है, किसी ने मार दिया उसको इलेक्ट्रिक करंट से। तो ये सारी हमें सीन ऑफ क्राइम से सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद हमें लो वोल्टेज के अंदर क्या क्या मिल रहा था, जूल बर्न मिल रहे थे, एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड। ऑर्गन्स कैसे हो जाएंगे, कंजेस्टेड हो जाएंगे क्योंकि पेरिफेरल पूलिंग हो जाएगी। सारी मसल्स का तो पैरालिसिस हो रखा है, नर्व जो नर्व्स है उनका डिपोलराइजेशन हो रखा है, तो इफेक्टिव सर्कुलेशन भी इनिबिट हो गया, ऑर्गन्स हो जाएंगे कंजेस्टेड। इसके अलावा एस्फिक्सियल और इलेक्ट्रोथर्मल चेंजेस की वजह से हो जाएंगे पेटिचल हेमरेजेस। ये कहाँ कहाँ दिखेंगे, एंडोकार्डियम पे, पेरिकार्डियम पे और वाइटल ऑर्गन्स पे, जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, आपकी स्पाइनल कोड होगी, इनके अंदर आपको दिखेंगे पेटिचल हेमरेजेस। एसेंशियली हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजरी की वजह से होने वाली डेथ, इट इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। एक तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमारे काम आते हैं, दूसरा हमें और पॉसिबल कॉजेस रूल आउट करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस कैसे दिख रहे हैं, ऑर्गन कंजेस्टेड है, तो हमें सबसे पहले पॉइजनिंग को रूल आउट करना पड़ेगा। इसके अंदर एस्फिक्सिया के साइंस मिल रहे हैं, तो हमें हैंगिंग स्ट्रैंगुलेशन को रूल आउट करना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सक्लूड करते करते हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल इंजरी है। तो हर इलेक्ट्रिक्यूशन के इलेक्ट्रिक डेथ के केस में हमको विसरा लेना जरूरी है, मैंडेटरी है। सिर्फ एंट्री और एग्जिट वुंड दिख गया तो आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड तो पोस्टमार्टम भी बनाया जा सकता है। एंट्री वुंड, एग्जिट वुंड, बोथ कैन बी क्रिएटेड पोस्टमार्टम आल्सो। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से हम ये मानते हैं कि एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिकल डेथ में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। जबकि हम एंटीमोर्टम पोस्टमार्टम बर्न में तो कर पा रहे थे डिफरेंशिएट, इलेक्ट्रिकल इंजरी में हम नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है लाइटनिंग इंजरी। लाइटनिंग इंजरी क्या होती है, आकाशीय बिजली, बादल छाए, बिजली गिरी और इंसान के ऊपर गिरी, अब या तो उसकी डेथ हो जाती है और रेयरली कभी कभी कोई ना कोई सर्वाइव भी कर जाता है। क्या फीचर होते हैं इसके लाइटनिंग इंजरी के, सबसे पहले तो करंट, हमने अभी तक जो भी पढ़ा था दैट वाज अल्टरनेटिंग करंट, बट यहाँ पे करंट कौन सा होता है, डीसी, डायरेक्ट करंट। मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो था, लो टेंशन था लेस देन 1000 वोल्ट, हाई टेंशन था मोर देन 1000 वोल्ट, और ये है मोर देन 1000 मिलियन वोल्ट। क्लाउड्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये एक फैक्ट है। पोस्टमार्टम चेंजेस कैसे मिलेंगे बर्न्स के, क्योंकि इतनी हाई वोल्टेज जब बॉडी से पास होगी तो हीट भी प्रोड्यूस करेगी, और वो हीट प्रोड्यूस होगी तो बर्न होगा, बर्न के चेंजेस आपको मिलेंगे। एक रेयर बट स्पेसिफिक साइन है जो कि आपको सिर्फ लाइटनिंग इंजरी के अंदर ही मिलता है, और लाइटनिंग इंजरी के अलावा कहीं नहीं मिलता है, लेकिन सभी लाइटनिंग इंजरीज में भी नहीं मिलता है। मतलब कि अगर 100 केसेस हुए लाइटनिंग इंजरी के, तो उसमें से हो सकता है कि 30 से 50 केसेस में आपको ये फीचर मिल जाए, और वो फीचर कौन सा है, लिचनबर्ग फ्लावर्स, या आर्बोरेसेंट मार्किंग, या फिलिग्री बर्न, या आर्बोराइजेशन, या फर्निंग, फेदरिंग, या कैरोनोग्राफिज्म, ये सब इसके नाम है, और सारे नाम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आर्बोराइजेशन इज अ फीचर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजरी, बर्न इंजरी, लाइटनिंग इंजरी। आपने पहले ही देखा इलेक्ट्रिकल इंजरी, हाँ टिक कर दिया, वही गलत। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है कि लाइटनिंग का फीचर है, दूसरी चीज ये है कि इसके ये सारे नाम है सिनोनिम्स है, इनको आपको याद रखना है। थर्मल इंजरी में सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, हीट सिनकोप के अपने बताए थे, हीट प्रोस्टेशन वगैरह वगैरह। अब इनका एक स्पेसिफिक फीचर होता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। यहां पे क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है ये बॉडी पे किसको फॉलो कर रहा है, स्वेट को। स्वेट जहां से फ्लो होता है, ऐसा बोलते हैं, स्वेट जहां से फ्लो होता है बॉडी क्रीजेस को फॉलो करता है, क्योंकि बॉडी क्रीजेस के थ्रू ही स्वेट भी फॉलो करता है, स्वेट के थ्रू ही वाटर और इलेक्ट्रोलाइट भी फॉलो करते हैं।
तो ऐसा माना जाता है कि स्किन पे ये दिस इज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो ये जैसे ही जा रहे हैं ना, तो फर्न लाइक पैटर्न बना लेता है ये बॉडी पे, लेकिन ये लिम्फेटिक्स को या ब्लड वेसल्स को फॉलो नहीं करता है। ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स को फॉलो नहीं करता है, नर्व्स को फॉलो नहीं करता है। रॉन्ग स्टेटमेंट में देखिए आपसे पूछ लेते हैं। अब ये फर्न लाइक पैटर्न है, इसी को बोलते हैं फिलिग्री बर्न। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। सो दैट्स इट अबाउट थर्मल इंजरी। इसमें डिफरेंशिएटिंग फीचर्स आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। एक उसकी स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या है, एंटीमोर्टम फाइंडिंग्स क्या है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या है, वो आपको याद रखनी है। इन इस पूरे वीडियो को देख के आप पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे तो आपको मैक्सिमम पी वाई क्यूज हमने यहाँ पे कवर कर दिए, वरना वो आपको थ्योरी में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अगर कुछ लेफ्ट आउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई सजेशन हो आपके यहाँ पे, कुछ इंक्लूड करना हो, कुछ एक्सक्लूड करना हो, वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।